हाय बच्चा पार्टी, दिस इज द एजुकेटर शुभम पाठक। वेलकम टू द अग्नि बैच, जहाँ पे हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 10 एसएसटी की पूरी तैयारी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज का हमारा लेक्चर है बहुत ही जोरदार, क्योंकि आज के एक लेक्चर में तुम करने वाले हो 20 मार्क्स की तैयारी। एक ही लेक्चर में मैं पूरा सिविक्स पढ़ाने वाली हूँ तुम्हें, यानी कि तुम्हें मिलेगा पावर शेयरिंग, साथ में मिलेगा फेडरलिज्म, साथ में मिलेगा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की एक्सप्लेनेशन पूरी एनसीईआरटी बेस्ड, और साथ में मिलेगा पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑफ कोर्स हमारा लास्ट वाला चैप्टर विच इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी डाइव इनटू द फर्स्ट चैप्टर विच इज पावर शेयरिंग। बट उससे पहले एक जरूरी सूचना, वो ये है कि इस पूरी क्लास के मैं जो होमवर्क क्वेश्चन है वो तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पे देने वाली हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन कर लेना। क्लास के तुरंत बाद तुम्हें वहाँ होमवर्क क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पीडीएफ है, इसके लिए तुम्हें किसी टेलीग्राम वगैरह कहीं पे भी और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं तुम्हारे लिए पूरी सिविक्स के, ये तुम्हें मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के जरिए, जो गूगल ड्राइव का लिंक है। बस उस पर क्लिक करो, ये पूरी पीडीएफ तुम्हारे फोन पे खुल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग से। पावर शेयरिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम पढ़ते हो कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। तो इसमें हम दो कंट्रीज़ की कहानियाँ पढ़ते हैं। पहली कंट्री है हमारी बेल्जियम, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, वेस्टर्न यूरोप में पड़ती है बच्चा। बहुत छोटी सी कंट्री है। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे हरियाणा से भी कम पॉपुलेशन है इसकी। इसके आसपास जो है बड़ी सुंदर सुंदर कंट्रीज़ हैं, फ्रांस है, लक्समबर्ग है, नेदरलैंड्स है और जर्मनी भी है। एरिया भी कम है इसका और इसकी पॉपुलेशन भी कम है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स कम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर है एथनिक डाइवर्सिटी बच्चा। तो कहने का मतलब ये है कि कंट्री दो भाग में डिवाइडेड है, दो रीजन्स में डिवाइडेड है। जैसे तुम देखते हो कि इंडिया में हम बोलते हैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, राइट। नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारी स्टेट्स आती हैं, साउथ इंडिया में भी बहुत सारी स्टेट्स आती हैं। सिमिलरली बेल्जियम में तुम दो तरीके के रीजन्स में डिवाइड करते हो, फ्लेमिश रीजन एंड वल्लोनिया रीजन। अब पॉइंट ये है कि जो ऊपर वाला रीजन है बेल्जियम का, जिसे तुम फ्लेमिश रीजन बोलते हो, वहां पे रहते हैं बच्चा डच बोलने वाले लोग, डच भाषी लोग रहते हैं, जो 59% पे हैं, यानी कि कंट्री लेवल पे वो मेजोरिटी में। जो वेलोनिया रीजन है वहां पे फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा, मैम कि फ्रांस के लोग फ्रांस में क्यों नहीं रहते, यहाँ क्यों रहते हैं बेल्जियम में? बच्चा, यूरोप में पहले बहुत माइग्रेशन हुआ करता था, फ्रांस की भाषा बोलने वाले लोग आके अगर बेल्जियम में बस गए हैं तो अब वो बेल्जियम के निवासी कहलाते हैं। तो एनीवे, वेलोनिया रीजन में, जो यहाँ पे तुम्हें वेलून लिखा हुआ दिख रहा है, वेलोनिया रीजन में रहते हैं 40% कंट्री के फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, तो वो माइनॉरिटी में आते हैं। अब दोनों रीजन्स के बीच में ना पटती नहीं है, यानी कि फ्रेंच बोलने वाले लोग और डच बोलने वाले लोगों के बीच में थोड़ी सी क्या थी, हेट्रेड थी। अब ये सिचुएशन और गंभीर हो जाती है, क्योंकि जो देश की राजधानी है ब्रुसेल, वहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो जाती है। ब्रुसेल में ऐसा है कि फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और डच बोलने वाले लोग कम है। 80% जनता जो है वो फ्रांस की भाषा बोलती है, 20% जनता जो है वो डच बोलती है। और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था बेल्जियम में, तो लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा फ्रांस की भाषा बोलने वाले लोगों को ज़्यादा मालूम पड़ा, ठीक है। और इसीलिए दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में थोड़ा सा जो अलगाव है वो बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। सो इस चैप्टर में हम ये देख रहे हैं कि कैसे 1950s और 60s में जो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में अलगाव हो रहा था, वो बढ़ बढ़ के एक सिविल वॉर क्रिएट कर सकता था, लेकिन वो सिविल वॉर की सिचुएशन आई नहीं, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने अकोमोडेशन दिखाया, दोनों कम्युनिटीज़ को खुश करने के लिए पावर को दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में डिवाइड किया। लेकिन ये सिचुएशन आई, सिविल वॉर की सिचुएशन आई एक हमारी पड़ोसी देश में, जो कि है श्रीलंका। तो बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन तुम्हें समझ आई ना। कंट्री लेवल पे डच बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में थे और ब्रुसेल लेवल पे फ्रेंच बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में थे। अब श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, सिन्हालीज भाषा बोलते हैं, यानी कि 74% जनता क्या बोलती है, सिन्हालीज बोलती है। अब सिन्हाली भाषा बोलने वाले लोगों का जो धर्म है वो भी अक्सर क्या है, बुद्धिस्ट रिलीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलीजन भी के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होने वाला था और लैंग्वेज के बेसिस पे भी होने वाला था। 18% जो जनता है श्रीलंका की वो तमिल भाषा बोलती है, और तमिल भाषा बोलने वाले में भी दो तरीके के तमिल लोग हैं। एक जिनके फोर फादर्स वहीं के थे, श्रीलंका के, उन्हें आप श्रीलंकन तमिल बोलते हैं, और दूसरे जिनके फोर फादर्स इंडिया के थे, प्लांटेशन वर्कर की तरह श्रीलंका में कभी जॉब करने गए थे और वहीं के होके रह गए, ठीक है। सो तमिल भाषा बोलने वाले में देयर आर इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स। नाउ सिन्हाला बोलने वाले लोगों का धर्म, लाइक आई सेड, उनका धर्म है बुद्धिस्ट रिलीजन, और तमिल भाषा बोलने वाले लोग थोड़े से क्रिश्चियन भी हैं, थोड़े से हिंदू भी हैं, थोड़े से मुस्लिम भी हैं, मतलब कि मिक्स कम्युनिटी है। अब हुआ क्या कि जब देश आज़ाद हुआ, श्रीलंका जब आज़ाद हुआ 1948 में, तो डेमोक्रेसी आई तो वहाँ पे क्या हुआ, एक सरकार बनी, पार्लियामेंट बना। लेकिन क्योंकि कंट्री लेवल पे सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, तो पार्लियामेंट में भी ऑटोमेटिकली, रिजर्वेशन तो था नहीं, तो पार्लियामेंट में भी ऑटोमेटिकली सिन्हाला बोलने वाले लोग ज़्यादा हो गए। अब सिन्हाला बोलने वाले लोगों ने ऐसी पॉलिसीज़ बनानी शुरू कर दी जो सिर्फ सिन्हाला बोलने वाले लोगों का भला कर रही थी, और इन्हीं पॉलिसीज़ को तुम बोलते हो मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज़। जब आप ऐसी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाते हो कि जिसमें सिर्फ मेजॉरिटी पॉपुलेशन का भला हो, मेजॉरिटी कम्युनिटी, मेजॉरिटी रिलीजन, मेजॉरिटी लैंग्वेज, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज या रिलीजन का ही भला हो रहा
है, बाकी लोगों को आप नज़रअंदाज कर रहे हो, तो उस तरीके की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को बोला जाता है मजॉरिटेरियनिज्म। जब एक आप ऐसा विश्वास बना के रखते हो कि देश में जो लोग ज़्यादा संख्या में हैं सिर्फ उन्हीं का भला करना चाहिए और बाकी लोगों को छोड़ देना चाहिए, उसे तुम बोलते हो मजॉरिटेरियनिज्म। तो श्रीलंका में हुआ, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने मजॉरिटेरियनिज्म कैसे किया, तो तुम्हें 3 पॉइंट्स याद रखने बचा। सबसे पहले तो 1956 में उन्होंने एक लॉ बना दिया, एक एक्ट पास कर दिया, जिसने बोला कि सिन्हाला हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को बहुत बुरा लगा। दूसरा उन्होंने क्या किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा बदलाव करके उन्होंने बोल दिया कि आज से जो है सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोगों का जो रिलीजन है, यानी कि जो बुद्धिस्ट रिलीजन है, उसे फॉस्टर किया जाएगा, उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। भाई हिंदूज का क्या, मुस्लिम्स का क्या और क्रिश्चियंस का क्या, राइट। तो तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को बुरा लगा। फिर क्या किया गया कि जो भी उनके गवर्नमेंट में जो लीडर्स हुआ करते थे, अगर तमिल भाषा बोलने वाले लोग उनको थोड़ा सा बोलते भी थे कि यार हमारी तमिल भाषा को भी थोड़ा सा तुम इंपॉर्टेंस दो, जैसे सिन्हाला को दे रहे हो इंपॉर्टेंस, तो वो लोग उनकी बातों को नज़रअंदाज किया करते थे। तो धीरे धीरे ये हुआ कि सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोगों का दबदबा कंट्री में बनने लग गया और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को एलियनेटेड फील होने लग गया। एलियनेटेड का मतलब उन्हें अपने ही देश में एक पड़ोसी की तरह फील होने लग गया कि हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता, हमें तो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज को वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी। और धीरे धीरे ये जो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच का डिस्ट्रेस्ट है, ये बढ़ता गया। पहले तो क्या है कि 1950s 60s 70s के दशक में तो ये डिस्ट्रेस्ट बढ़ रहा था, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में नफरत बढ़ रही थी। तो तमिल लोग बस गुहार लगा रहे थे, कभी कॉन्स्टिट्यूशन से, कभी अपने पार्लियामेंट से, कभी लीडर से, कि पॉलिटिकल पार्टी से, कि हमें भी जो है इकोनॉमिक। अच्छा ये भी हुआ था मेजॉरिटेरियन एटीट्यूड में, ये भी हुआ था कि सिन्हाला बोलने वाले लोगों को ना पब्लिक जॉब्स में ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी जाने लग गई। तो तुम इकोनॉमिक लेवल पे भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, पॉलिटिकल लेवल पे भी कर रहे हो, रिलीजन के लेवल पे भी कर रहे हो, हर लेवल पे तुम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो पहले तो तमिल लोग बोल रहे थे कि यार हमारी भी बात सुन लो। फिर वो धीरे धीरे 1980s में सेपरेट तमिल एलम की मांग करने लग गए कि भाई तुम हमारा इलाका ही अलग कर दो। तमिल एलम का मतलब होता है सेपरेट तमिल स्टेट, कि भाई तुम हमारा देश ही अलग कर दो, क्योंकि तुम तो अपने देश में तो हमें अच्छे से रिस्पेक्ट दे नहीं रहे हो। तो धीरे धीरे करके सिविल वॉर छिड़ गई। सिविल वॉर बच्चा एक ऐसी वॉर होती है जिसमें दो मेजर कम्युनिटीज़ जो होती हैं देश की लड़ने लग जाती हैं। सिविल वॉर, सी फॉर सिविल, सी फॉर सिटीजन। तो देश के जब बहुत ज़्यादा सिटीजन लड़ने लग जाते हैं उसे तुम सिविल वॉर बोलते हो। सिविल वॉर में दोनों कम्युनिटीज़ का नुकसान हुआ, सरकार का भी नुकसान हुआ, देश का भी नुकसान हुआ, कंट्री की डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी नुकसान हुआ। कई सारे दशकों तक ये सिविल वॉर चली। फाइनली जाके 2009 में ये सिविल वॉर खत्म हुई थी, लेकिन तब तक श्रीलंका का बहुत ज़्यादा नुकसान हो ही गया था। कितने लोगों के घर वर जला दिए गए थे, तो वो रिफ्यूजी बन गए थे। रिफ्यूजी वो लोग होते हैं जिनके पास अपने ही देश के अंदर कहीं जाने के लिए नहीं होता, कोई घर बार नहीं होता। तो देश के अंदर बहुत सारे लोगों का जान मान का नुकसान हुआ। एंड दिस ऑल कुड हैव बीन सेव्ड। ये सब कुछ बच सकता था अगर श्रीलंका की गवर्नमेंट पहले ही ये देख लेती कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में नफरत बढ़ रही है और इस नफरत को घटाने के लिए हमें बेल्जियम जैसा मॉडल लाना पड़ेगा। अच्छा, बेल्जियम इसमें बड़ा चंट निकला। बेल्जियम इसमें चंट भी निकला, स्मार्ट भी निकला, सेंसिटिव भी निकला। बेल्जियम ने किया अकोमोडेशन। बेल्जियम ने क्या किया कि भाई बात तो यही हो रही है ना कि दोनों कम्युनिटीज़ को ऐसा लग रहा है कि इसके पास पैसे ज़्यादा है और इसके पास पैसे ज़्यादा है। अगर ये सिचुएशन हम संभाल लेंगे, दोनों कंट्रीज कम्युनिटीज़ के बीच में पावर को डिवाइड कर देंगे, शेयर कर देंगे, तो दोनों को लगेगा कि यार हमें भी रिस्पेक्ट मिल रही है, हमें भी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो 1970 से 1933 के बीच में 4 बार बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, और जब भी अमेंड किया एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ किया कि दोनों कम्युनिटीज़ को हम अकोमोडेट करेंगे, दोनों कम्युनिटीज़ को हम अपने देश में प्यार पूर्वक रखेंगे। पहली बार क्या किया उन्होंने, डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले लोगों का नंबर पार्लियामेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने इक्वल कर दिया। दूसरी बार उन्होंने क्या किया कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट थी और सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इसके बीच में जो पावर डायनेमिक्स थे उसको शिफ्ट कर दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं होता था कि ऑर्डर देती थी और स्टेट गवर्नमेंट उसे फॉलो करती थी। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने अलग रूल्स रेगुलेशन बनाने की अथॉरिटी थी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी अलग थी। तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं थी, उसके पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर थी, राइट। फिर क्या किया कि ब्रुसेल के अंदर, क्योंकि ब्रुसेल के अंदर बहुत स्पेशल केस था, फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, तो वहाँ पे भी वही सिस्टम लगाया जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लगाया कि नंबर मतलब लीडर्स जितने फ्रेंच भाषी थे उतने ही डच भाषी रखे। तो सेंट्रल लेवल पे उन्होंने इक्वालिटी कर दी, स्टेट लेवल पे इक्वालिटी कर दी, ब्रुसेल लेवल पे इक्वालिटी कर दी, साथ में लैंग्वेज और लैंग्वेज से रिलेटेड लॉज के ऊपर प्यार बना रहे उसके लिए उन्होंने एक तीसरी तरीके की सरकार बनाई जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला जाता है। अच्छा, आपकी किताब में लिखा नहीं है, लेकिन 1% लोग बेल्जियम में जर्मन भाषा बोलते थे, तो उनकी अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रांस की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच भाषा की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट और डच की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो उस कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे मान लो मैं फ्रेंच भाषी हूँ और मैं बेल्जियम में रहती हूँ, तो फिर मेरी जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसमें जो वोट देने वाले लोग होंगे वो भी फ्रेंच भाषी होंगे। तो हर पर्टिकुलर लैंग्वेज की कम्युनिटी गवर्नमेंट में वही लोग वोट देते थे जो उस लैंग्वेज को बिलोंग
करते थे और कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी थी, पावर थी कि वो कल्चर के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे कोई भी लॉज और कोई भी डिसीजन ले सकती है, इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं ले सकती। इकोनॉमिक बेसिस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट के हाथ में लैंग्वेज या एथनिसिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो हाथ में थी। तो बेल्जियम का मॉडल काफ़ी फेमस हो गया बच्चा, और स्पेशली ब्रुसेल इतना ज़्यादा फेमस हो गया पूरी दुनिया में कि जब यूरोपियन यूनियन बना तो उसने ब्रुसेल की डेमोक्रेसी को इंपॉर्टेंस देते हुए ब्रुसेल को अपना हेडक्वार्टर बना दिया। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर में आएगा 1 मार्क्स के लिए। चलो, वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? तो तुमने ये दोनों कहानियां पढ़ी, तुमने बेल्जियम की भी केस देखा, तुमने श्रीलंका का भी केस देखा। हमें क्या पता चला कि अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो फिर क्या होगा, श्रीलंका जैसी सिचुएशन आ जाएगी, सिविल वॉर हो जाएगी, और पावर शेयरिंग होगी तो फिर लोग प्यार पूर्वक रहेंगे। यहीं से हम 2 तरीके के रीजन डिराइव करते हैं वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। एक जो हमने इन दोनों कहानियों से सीखे हैं, जो इन दोनों कहानियों से रीजन सीखे हैं, उसे हम बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। बच्चा प्रूडेंशियल, प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी। समझदारी एक इंसान में कब आती है? जब आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखते हो, है ना। आपने एक गरम प्लेट पे हाथ लगाया, आपका हाथ जल गया, तो अब दोबारा जब तुम कोई प्लेट छूने जाओगे तो पहले एक बार सोच लोगे कि कहीं ये प्लेट गरम है कि नहीं। क्यों? क्योंकि तुम प्रूडेंट हो, क्योंकि तुम समझदार हो। तुम्हारा एक बार हाथ जला था तो तुम अब दोबारा अब जो है वो काम नहीं करोगे, राइट। तो प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है जो तुम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हो। हमने इस चैप्टर में अपने एक्सपीरियंसेस से क्या सीखा है कि अगर पावर शेयरिंग करोगे डेमोक्रेसी के अंदर तो स्टेबिलिटी आएगी, जैसे कि बेल्जियम में आई थी। पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन रहेगा, मेजॉरिटी की टायरनी यानी कि मेजॉरिटी का अत्याचार माइनॉरिटी पे थोपा नहीं जाएगा, है ना। सोशल ऑर्डर बना रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सिविल वॉर नहीं होगी। और दूसरा रीजन है वो ये है कि भाई डेमोक्रेसी दुनिया में आई क्यों थी। आप पहले ये सोचिए कि पहले राजा के राजपाट होते थे, मोनार्की होती थी, ऑटोक्रेसी होती थी, डिक्टेटरशिप होती थी। सऊदी अरेबिया में आज भी एब्सोल्यूट मोनार्की है, लेकिन पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी हमें दिखती है वो आई क्यों थी? क्योंकि हम इक्वालिटी चाहते थे। हम चाहते थे कि पावर जो है सब में डिवाइड हो, छुआछूत का भेदभाव ना हो, रिलीजन के नाम पर भेदभाव ना हो, जेंडर के नाम पर भेदभाव ना हो, पावर सब में डिवाइडेड हो, है ना। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है, डेमोक्रेसी का एसेंस ही क्या है? जैसे मिठाई का क्या काम है? मिठाई का काम है कि वो मीठी हो। टीचर का क्या काम है? कि वो अच्छी पढ़ाई करें। स्टूडेंट का क्या काम है? कि वो अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क्स लाएं। तो ये उनका मूल रूप है, ये उनका एसेंस है। वैसे ही डेमोक्रेसी एज अ कॉन्सेप्ट का एसेंस है, स्पिरिट है कि उसमें पावर शेयर हो। तो हमारे पास 2 रीजंस है पावर शेयरिंग के। एक जो हमने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे जिन्हें हम प्रूडेंट रीजन बोलते हैं, दूसरा जो हम डेमोक्रेसी एज अ डेफिनेशन से सीखते हैं जिन्हें हम मॉरल रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रीजन आपको पता होने चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में। बच्चा 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अच्छा, ये चारों के चारों फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हमारे इंडिया में होते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं पहले ही आंसर कर देती हूँ। पहला है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसे ऐसा भी बोला जाता है कि डेमोक्रेसी के अंग हैं। जैसे हमारी बॉडी में कई सारे अंग होते हैं, कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। एक ऑर्गन निकाल लोगे तो ऐसा तो नहीं है कि बॉडी अच्छे से चल जाएगी, बॉडी तो चलनी बंद हो जाएगी। सारे ऑर्गन जो है बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। सिमिलरली डेमोक्रेसी के जो ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो तीनों डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं, तीनों एक समान है, तीनों के पास इक्वल पावर्स हैं और तीनों ही डेमोक्रेसी के फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कभी अगर लेजिस्लेचर ज़्यादा कूदने लग जाता है तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मुझे डांट लगा देते हैं, या जुडिशरी कूदने लग जाती है तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव डांट लगा देते हैं। तो इसी सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं बच्चा। क्यों? क्योंकि ये तीनों अंग इंपॉर्टेंट है, तीनों के बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, और अगर एक के पास ज़्यादा पावर एक्यूमुलेट होने लगती है तो बाकी 2 से डांट लगा देते हैं, ठीक है। इसे हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट पावर शेयरिंग है वर्टिकल पावर शेयरिंग। जैसे आपने एक सीढ़ी देखी होगी, हमेशा ऊपर वाली सीढ़ी जो है उससे नीचे वाली सीढ़ी की हाइट हमेशा कम होगी, है ना। ऊपर वाली सीढ़ी ऊंची होगी, नीचे वाली सीढ़ी जो है थोड़ी सी नीची होगी। सिमिलरली वर्टिकल पावर शेयरिंग में आप जितने मर्जी लेवल बना लो, पहली बात तो 2 लेवल तो होने ही पड़ेंगे। एक सीढ़ी को बनाने के लिए भी अगर आप एक प्लेटफॉर्म बनाओगे तो उसे सीढ़ी नहीं बोल सकते ना, कम से कम 2 सीढ़ियां तो होनी चाहिए सीढ़ी कहलाने के लिए। सिमिलरली वर्टिकल पावर शेयरिंग में आपको 2 लेवल तो मिनिमम बनाने ही पड़ेंगे। हमारा इंडिया यहाँ पे 4 कदम आ गया। हमारे इंडिया में 2 लेवल नहीं है, हमारे इंडिया में 3 लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमारा इंडिया एक एक्सेप्शन है, लेकिन वरना पूरी दुनिया में अगर वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है तो वहाँ पे 2 ही लेवल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ऊंची वाली सीढ़ी हमेशा नीचे वाली सीढ़ी से थोड़ी सी लंबी होती है, वैसे ही वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना करते हुए भी थोड़ी सी पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। इसे हम फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, फेडरलिज्म भी बोलते हैं, जो तुम्हारा दूसरा चैप्टर है मैं अभी पढ़ाऊंगी। श्रीलंका में फेडरलिज्म नहीं किया तो बवाल हो गया, बेल्जियम में पावर शेयरिंग कर दी, फेडरलिज्म कर दिया गया तो बेल्जियम खुशहाल रहा, ठीक है। तो ये है दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तीसरा है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। देखो, पांचों उंगलियां हमारे देश की बराबर नहीं होती। किसी भी देश में बहुत अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं। कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जो बहुत पहले से जिन्हें दबा के चले आए हैं, दुनिया में उनका दबाव हुआ है,
कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जिनको दबा के नहीं रखा गया है, जो हमेशा से दुनिया में जो है आगे रही हैं। जैसे तुमने देखा होगा दुनिया में रेसिज्म बहुत होता था, ब्लैक लोगों को हमेशा दबा के रखा जाता था, ऑप्रेस करके रखा जाता था, वाइट लोग हमेशा जो है ऑप्रेस करने वाले होते थे। वैसे ही कई सारे देशों में ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जिन्हें हमें एक्स्ट्रा पुश देना पड़ता है, एक्स्ट्रा पावर उनके साथ शेयर करनी पड़ती है ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी आए, क्योंकि इक्वालिटी सोसाइटी में है नहीं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। जैसे कि बेल्जियम में किया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट बना के, क्या जरूरत थी हर लैंग्वेज की अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने की, जबरदस्ती में 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई, जर्मन, फ्रेंच और डच, राइट। लेकिन हम करना चाहते थे क्योंकि हमें पता था कि लैंग्वेज और लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग होती हैं। अगर लोगों को आदर और सम्मान फील कराना है तो हर लैंग्वेज की अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए। सिमिलरली हमारे इंडिया में जात पात का भेदभाव आज भी सोसाइटी में दिखता है। जात पात का भेदभाव इस कदर भी दिखता है कि मोस्टली जो आपको अमीर लोग दिखते हैं, मोस्टली नॉट ऑल, मोस्टली जो आपको अमीर लोग दिखते हैं वो अपकास्ट दिखते हैं, राइट। तो इसीलिए हम जो समाज के कुछ दबे हुए वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़ी कास्ट ग्रुप्स हैं, उनको हम थोड़ा सा आगे लाने के लिए हम रिजर्वेशन देते हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन देते हैं, इकोनॉमिक रिजर्वेशन देते हैं। तो रिजर्वेशन इन इंडिया एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देन वी हैव अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, पहले इंडिया में क्या होता था कि एक ही पार्टी है, वो स्टेट में भी आती थी, वो सेंटर में भी आती थी। अब क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा हो गया है क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी ऐसे इवॉल्व की है कि गठबंधन की सरकार बनती है। अभी भी जिसे आप बीजेपी गवर्नमेंट के नाम से जानते हो वो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, वो एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है। तो बेसिकली होता क्या है बच्चा, पार्टीज अपनी जीतने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपने जीतने की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, चलो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो तुम्हें स्पोर्ट्स कोटे में एक कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अब तुम 2 स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तो तुम क्या क्या एक ही स्पोर्ट्स से उस कॉलेज में अप्लाई करोगे? नहीं, तुम दोनों स्पोर्ट्स से अप्लाई कर दोगे ना कि भाई इसमें एडमिशन ना हो तो इसमें हो जाएगा। सिमिलरली पार्टीज को अगर इलेक्शन में जीतना है, हर पार्टी चाहती है इलेक्शन में जीतना, तो वो क्या सिर्फ इंडिपेंडेंट खड़ी होगी कि मैं इंडिपेंडेंट खड़ी होंगी और मैं जीत के दिखाऊंगी? नहीं ना, आप अपने जीतने के चांसेस बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि इंडिपेंडेंट भी खड़े हो जाओगे, साथ में आप 2-3 पार्टीज के साथ गुट बना के भी खड़े हो जाओगे कि चलो भाई मैं इंडिपेंडेंट नहीं जीती तो कम से कम ये गुट जीत जाएगा, और गुट जीत जाएगा तो फिर एक तरीके से मेरी भी जीत है ना। इसी गुटबाजी को बोला जाता है कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब गठबंधन की सरकार। आप इलेक्शन में खड़े होने से पहले एक अलायंस बना लेते हो, एक गुट बना लेते हो और गुट की तरह इलेक्शन में खड़े होते हो, क्योंकि गुट में सिर्फ आपकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, 2 या मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो वोट मिलने हैं वो आपके गुट को मिल जाएंगे। आपके पॉलिटिकल पार्टी में अगर 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उन चारों का जो फैन बेस है वो आपके गुट को वोट करेगा और आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी को बोलते हैं गठबंधन की सरकार। जैसे कि एनडीए की सरकार, यूपीए की सरकार, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, लेफ्ट फ्रंट, ये सब देश के बहुत फेमस अलायंसेज हैं। लेकिन अलायंसेज बनते बिगड़ते रहते हैं। आप कभी अपने पेरेंट्स से बात करोगे पॉलिटिक्स पे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट इज अमंग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप। देखो, डेमोक्रेसी में हम क्या होता है कि अपने लीडर्स को खुद चूज़ करते हैं, वो हमारे लिए हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो डिसीजन कभी कभी बुरे भी हो सकते हैं। इसलिए अब जैसे मान लो सरकार के पास बड़े सारे मुद्दे हैं, सरकार सारे मुद्दों पे तो डिसीजन अच्छे से ले नहीं सकती है, पर तुम्हें तो चाहिए ना, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा मुद्दा इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हारे स्कूल में वॉशरूम्स नहीं है, तुम्हारे लिए तो ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल के पास बहुत सारे काम होंगे, लेकिन तुम्हारे लिए ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे स्कूल में वॉशरूम्स नहीं है, तो तुम उन बात को आगे रखोगे। तुम बोलोगे क्लास टीचर्स को वॉशरूम लाओ, वॉशरूम लाओ, वॉशरूम लाओ, वॉशरूम नहीं आएगा तो धरने पर बैठ जाओगे। सिमिलरली डेमोक्रेसी में सरकार के पास बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन जब तुम्हें किसी मुद्दे को सरकार के आगे लाना होता है तो तुम प्रेशर ग्रुप की सहायता लेते हो। प्रेशर ग्रुप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इट कैन बी एन एनजीओ, इट कैन बी अ थिंक टैंक, इट कैन बी एनीथिंग। प्रेशर ग्रुप इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के बिहाफ पे किसी मुद्दे पे सरकार पे प्रेशर डालती है कि भाई इस मुद्दे को देखो और इस मुद्दे को सॉल्व करो। सो दीज आर सम ऑफ द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बच्चा, मूवमेंट में भी यही होता है, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों किया गया था? ताकि सरकार देखे कि भाई ये जो सरदार सरोवर डैम तुम बना रहे हो ये ट्राइबल लोगों के लिए अच्छा नहीं है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट, ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि सरकार तुम्हारे मुद्दों पे ध्यान दे। सो दिस वाज पावर शेयरिंग बच्चा। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें बता देती हूँ। मेजॉरिटेरियन एटीट्यूड पे क्वेश्चन आएगा, अकोमोडेशन इन बेल्जियम पे क्वेश्चन आएगा, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल के 2 पॉइंट्स याद रख लेना तुम, और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है या सारे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पे एक साथ क्वेश्चन भी आ सकता है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे चैप्टर पे, फेडरलिज्म। एक सेकेंड, ओके
हाँ जी, रिकॉर्ड हो रहा है ना, वो देखना पड़ता है भाई, देखो पता चलो पूरा रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है ना। अब हम चलते हैं फेडरलिज्म पे। फेडरलिज्म एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम पढ़ते हो वही वाला जो सेकंड तुमने पावर शेयरिंग का फॉर्म पढ़ा है ना, वर्टिकल पावर शेयरिंग, उसी पे पूरा चैप्टर बना हुआ है। तो सबसे पहले तो फेडरलिज्म होता क्या है। डेमोक्रेसी में एक ऐसा सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट में पावर डिवाइड की जाती है डिफरेंट वर्टिकल्स में, उसे तुम फेडरलिज्म बोलते हो। हर डेमोक्रेसी में फेडरलिज्म नहीं होता है, कई डेमोक्रेसीज में होता है, कई में नहीं होता है। जिन डेमोक्रेसी में फेडरलिज्म नहीं होता है उसे हम यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। यूनिट का मतलब होता है बच्चा वन। यूनिट का क्या मतलब होता है, वन। तो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ एक लेवल होता है सरकार का, फेडरल सिस्टम में एटलीस्ट दो लेवल होते हैं सरकार के। यूनिटरी लेवल और सिस्टम में सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या जिसे नेशनल गवर्नमेंट भी बोलते हो, सारी की सारी पावर उसी के हाथ में होती है। फेडरल सिस्टम में पावर जो है डिवाइडेड होती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हो सकता है। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि श्रीलंका, जैसे कि चाइना, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि इंडिया, जैसे कि बेल्जियम, जैसे कि यूएसए, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज। ठीक है, तो तुम्हें समझ आया ना, सारी डेमोक्रेसी में फेडरलिज्म नहीं होता है। इंडिया इज वेरी लकी कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म है, लेकिन जिन डेमोक्रेसी में फेडरलिज्म नहीं है वहाँ पे सिर्फ एक ही लेवल ऑफ सरकार होती है जिसे तुम यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोलते हो। अभी यूनिटरी सिस्टम को हटाओ, फेडरलिज्म पे आते हैं। एटलीस्ट फेडरलिज्म में वही जो सीढ़ी बनानी है तो एटलीस्ट दो लेवल होने पड़ेंगे, इसलिए वर्टिकल पावर शेयरिंग करनी है तो एटलीस्ट दो लेवल होने पड़ेंगे। लेकिन हमारी इंडिया में कितने हैं, तीन लेवल है पावर शेयरिंग के। तो पावर शेयरिंग फेडरलिज्म के तीन लेवल हैं। तो फेडरलिज्म का सबसे पहला फीचर होता है बच्चा कि दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो होने ही पड़ेंगे। इंडिया में कितने हैं, तीन। बेल्जियम में कितने हैं, दो। सेकंड, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सीजन बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन। ऐसा तो नहीं है कि बिहार की जो गवर्नमेंट है वो बिहार के लोगों पे गवर्न करती है तो पूरे इंडिया की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बिहार के लोगों को छोड़ के गवर्नेंस करती है। नहीं, सेम ही सिटीजन्स पे गवर्नमेंट बैठी हुई है, लेकिन उनका क्या है, एरिया अलग अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग है और स्टेट गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग है। लीगल अथॉरिटी, जुडिसडिक्शन का मतलब लीगल अथॉरिटी, किन मुद्दों पर आप ले सकते हो। जैसे मैथ्स के टीचर आपको मैथ्स के मार्क्स दे सकते हैं, एसएसटी के मार्क्स नहीं दे सकते। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट के कुछ अपने सब्जेक्ट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अपने सब्जेक्ट्स हैं। देन थर्ड फीचर होता है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो अथॉरिटी है, ये जो पावर है, ये अपने मन से नहीं आती है। हमारे संविधान में ये पावर दी हुई है कि स्टेट की क्या पावर है, सेंट्रल की क्या पावर है। चौथा फीचर है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिलेटरली चेंज नहीं हो सकता कि कल को सारी स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बोले कि हमें नहीं समझ आ रहा फेडरलिज्म, हमें फेडरलिज्म उड़ाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। स्टेट गवर्नमेंट अपने आप फेडरलिज्म नहीं उड़ा सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप फेडरलिज्म नहीं उड़ा सकती, सबको साथ में आके फेडरलिज्म उड़ाना पड़ेगा अगर उड़ाना है तो। देन वी हैव द फिफ्थ फीचर जहां पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हैं उसको इंटरप्रेट, उसके बारे में टिप्पणी देने का जो हक है वो ना तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। टिप्पणी देने का हक, कॉन्स्टिट्यूशन पे टिप्पणी देने का हक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास है। इनफैक्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है तो भी कौन सुलझाता है, आपका जुडिशरी सुलझाती है, यानी कि न्यायालय सुलझाते हैं। छठा पॉइंट है, छठा फीचर है फेडरलिज्म का कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे भीख मांगनी करती है कि पैसे दे दो हम अपनी स्टेट में डेवलपमेंट कराएंगे, नहीं। दोनों के पास अपने अपने टैक्सेस होते हैं। आपने देखा होगा जीएसटी एक एग्जाम्पल है। जीएसटी आपने कभी बिल देखा हो तो उस पर सेंट्रल जीएसटी अलग लगा होता है, स्टेट जीएसटी अलग लगा होता है। सेंट्रल जीएसटी वाला सेंटर के पास जाता है, स्टेट जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। स्टेट गवर्नमेंट अपने पैसे से अपनी स्टेट के अंदर डेवलपमेंट कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पैसे से पूरे देश के अंदर डेवलपमेंट कराती है। ठीक है। देन सेवंथ पॉइंट इज डुअल ऑब्जेक्टिव। फेडरलिज्म करते क्यों है लोग? फेडरलिज्म करते हैं दो कारणों की वजह से। पहले तो वो चाहते हैं कि हर स्टेट आपस में खुश रहे, मतलब कि अपने अपने में खुश रहोगे। जब फैमिली का हर एक मेंबर इंडिविजुअली खुश रहेगा तभी तो फैमिली खुशहाल होगी। तो स्टेट अंदर अंदर खुश रहे, स्टेट के अंदर जो है रीजनल डाइवर्सिटी जो है खुशहाल रहे। दूसरा, हम चाहते हैं कि जब वो सारी स्टेट्स अपने अपने में खुश रहेंगी तो देश की भी यूनिटी बढ़ेगी। तो देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स कि देश की यूनिटी बढ़े और दूसरा है कि रीजनल डाइवर्सिटी मेंटेन हो। भाई अगर हम केरला को, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलने वाले हैं, तो जो हिंदी बोलने वाले लोग नहीं हैं, जो हिंदी बोलने वाले प्रांत नहीं है हमारे देश में, उनके साथ तो बुरा भला हो सकता है, क्योंकि जो हिंदी भाषी हैं उन्हें सिर्फ हिंदी भाषी कल्चर समझ आ रहा है, उन्हें बाकी कोई कल्चर, तमिल कल्चर, मलयालम कल्चर, एसवीज कल्चर समझ ही नहीं आ पा रहा है। वी डोंट वांट दैट। हम चाहते हैं कि हमारे देश में जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी कल्चर हैं, सब लोगों को प्रेम पूर्वक रहना है। तो हम क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट यानी कि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट लाते हैं। तो ये हैं कुछ 7 फीचर्स बच्चा। और फेडरल सिस्टम के होने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पे ट्रस्ट नहीं करती या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल पे ट्रस्ट नहीं करती तो फेडरलिज्म नहीं चल पाएगा। दूसरा, दोनों को बात माननी है, सिटीजन्स को बात माननी है। अगर देश के सिटीजन्स आज बोल दें कि हमें फेडरल स्ट्रक्चर नहीं पसंद तो फेडरल सिस्टम हमारे इंडिया में टिक नहीं पाएगा, या सारी की सारी स्टेट बोल दें कि हमें नहीं पसंद तो फिर टिकना मुश्किल हो जाएगा। वो चेंज नहीं कर पाएंगे फेडरलिज्म को, लेकिन फेडरलिज्म का टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो फेडरल सिस्टम, एक आइडियल फेडरल सिस्टम में म्यूचुअल ट्रस्ट
ट्रस्ट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, और अग्रीमेंट होता है कि हाँ भाई हम फेडरल स्ट्रक्चर की तरह रहना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है दैट व्हाट आर द नेसेसिटी कंडीशंस फॉर अ फेडरल सिस्टम इन एनी नेशन। इंडिया पे आए तो भी आपको यही लिखना है, किसी और कंट्री का है तो भी आपको यही लिखना है। अच्छा, पहली बात, हर डेमोक्रेसी फेडरल नहीं होती, लेकिन अगर वो फेडरल होती है तो वो दो तरीके की हो सकती है। एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन उन कंट्रीज में देखा जाता है बच्चा जो धीरे धीरे करके एक बड़ा संगठन बनती है, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मान लो अभी 100 स्टेट्स हैं, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, मान लो उसमें 100 स्टेट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें हमेशा से 100 स्टेट थी, पहले 10 थी, फिर 20 हुई, फिर 25 हुई, 28 हुई, 32 हुई, इस टाइप से धीरे धीरे करके वो बड़ा 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 बनता रहा है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है उसे आप बोलते हो कमिंग टुगेदर, मतलब कि लोग आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं और संगठन बड़ा होता जा रहा है होता जा रहा है होता जा रहा है। इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक बड़े संगठन के साथ रहना चाहते हैं, तो वो उन्होंने बड़ा सिस्टम बना लिया, है ना। उनकी अपना जुरिस्डिक्शन था, अपनी पावर थी, अपना लीगल अथॉरिटी थी, अपनी सिक्योरिटी थी, लेकिन उन सारी चीज़ों को उन्होंने पूल कर दिया। जैसे मान लो आपका खुद का बर्थडे भी नहीं, मान लो आपको पॉकेट मनी मिली, 10 रुपये आपको मिले, 10 रुपये बहुत कम हो गए, 100 रुपये आपको मिले, आपके भाई को भी 100 रुपये मिले, आपकी बहन को भी 100 रुपये मिले, या तो आप 100 रुपये का इंडिविजुअल कोई गिफ्ट ले लो या कोई सामान ले लो, या फिर आप बोलो कि चल यार 300 रुपये का हम मिला के ना अपना कुछ ले लेते हैं, कुछ बड़ा ले लेते हैं जो हम तीनों मिल बांट के यूज़ करेंगे। तो वो जो तीनों मिल बांट के यूज़ करेंगे वाला सिस्टम है ना, उसे तुम कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हो, कि जहाँ पे तुम अपनी रिसोर्सेज को पूल इन करते हो और उस पूल्ड इन रिसोर्सेज से एक बड़ा यूनिट बनाते हो और एक बड़े यूनिट की तरह बिहेव करते हो। क्यों? क्योंकि यार 100 रुपये कम है लेकिन 300 रुपये ज़्यादा है, 100 रुपये में शायद वो चीज़ नहीं आ पाती जो 300 रुपये में आ जाएगी, है ना। तो सिमिलरली लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन तब क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी पावर को बढ़ाना होता है, अपनी सिक्योरिटी को, अपने लेवल को बढ़ाना होता है। इसका एग्जाम्पल है यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है बिल्कुल इसका ऑपोजिट, जब तुम एक यूनिट से शुरू करते हो लेकिन तुम्हें समझ आता है कि भाई यार ये ना एक यूनिट की तरह चल नहीं पा रहा, एक यूनिट की तरह ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही। जैसे मान लो तुम्हारा पेपर है, तुमने सोचा एक ही दिन में मैं मैथ्स भी पढ़ लूँगा, एसएसटी भी पढ़ लूँगा, साइंस भी पढ़ लूँगा, सब कुछ पढ़ लूँगा, लेकिन तुम्हें समझ आया यार एक दिन ना है नहीं, मतलब एक काम करता हूँ एक साथ तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, सुबह मैं एसएसटी पढ़ लूँगा, दोपहर में मैं साइंस पढ़ लूँगा और शाम को मैं ये पढ़ लूँगा, ठीक है। तो तुमने क्या कर दिया, पार्ट्स में तुमने अपने सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस को डिवाइड कर दिया। सिमिलरली इंडिया की सिचुएशन देखो, इंडिया जब बना था तो उसमें 2 ही लेवल्स थे, यानी सेंटर और स्टेट। फिर हमें समझ आया यार हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लोग बहुत हैं, तो हमारा ना पावर शेयरिंग को हमें दोबारा से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हर लेवल पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर लेवल पे हमें गवर्नमेंट की पावर्स डिवाइड करनी पड़ेगी। तो हमने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बना दिया, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट फिर से ऐड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली बेल्जियम में जब देखा यार डच लोग और फ्रेंच लोगों के बीच में थोड़ी सी हेट्रेड डेवलप हो रही है, तो उन्होंने क्या कर दिया, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को बीच में थोड़ा सा अलगाव कर दिया कि भाई तुम्हारी पावर ये है, तुम्हारी पावर ये है, कम्युनिटी गवर्नमेंट की पावर ये है ना। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन आप सिचुएशन को देखते हुए, कम्युनिटीज को देखते हुए आप बाद में करते हो। जब एक बड़ी कंट्री किसी भी लेवल पे हो सकती है, पॉपुलेशन के बेसिस पे हो सकती है, एथनिसिटी के बेसिस पे हो सकती है, प्रॉब्लम्स के बेसिस पे हो सकती है, इश्यूज़ के बेसिस पे हो सकती है, लेकिन किसी भी तरीके की जब बड़ी कंट्री अपनी स्टेट्स और अपने सेंटर के बीच में पावर को डिवाइड करती है, क्योंकि उसकी कंट्री की वो ज़रूरत बन जाती है, पावर शेयरिंग ज़रूरत बन जाती है, तो उसे बोला जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंटर के पास हमेशा से थोड़ी सी ज़्यादा पावर होती है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में पूलिंग नहीं किया गया। पहले तो क्या है कि एक बड़ा कंट्री था, बड़े कंट्री ने अपने अंदर पावर डिवाइड की, तो ऐसा तो नहीं है कि 2 जगहों से पावर आके पूल इन हुई, पूल इन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कमिंग टुगेदर में पूल इन करने का, रिसोर्सेज को पूल इन करने का था कॉन्सेप्ट। याद करो 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 300 रुपये, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दिन में ये पढ़ेंगे, रात को ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, दैट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ऐसे याद करोगे बिल्कुल नहीं भूलेगा। इंडिया बेल्जियम है एग्जाम्पल आपका होल्डिंग टुगेदर का। देन वी हैव व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल। इंडिया को फेडरल क्या बनाता है बच्चा? तो इंडिया को फेडरल बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। पहली बात तो ये है कि जब हम हुए थे आज़ाद और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, हम तभी से फेडरल चल रहे हैं, तभी हमारे पास सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था। लेकिन 90 यानी कि 1990 के दशक ने हमने एक लोकल गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट डाला। हमने गाँव में बना दी ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट, जिसे पंचायती राज बोलते हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट, और हमने शहरों में बना दी म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कॉन्सेप्ट, जिसे हम बोलते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो ये लोकल गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि म्यूनसिपैलिटी ग्राम पंचायत से ऊपर है या वाइस वर्सा, नहीं, ये दोनों ही लोकल गवर्नमेंट के अंग हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पहले से थी, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3 हमने 1990s के दशक में बनाया था 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। सो अगर कोई पूछे कि इंडिया फेडरल है कि नहीं, तो तुम
नंबर 1 वी हैव 3 डिफरेंट लिस्ट, वी हैव यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पे डिसीजन लेने की पावर होती है यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। इसमें वो वाले सब्जेक्ट्स आते हैं बच्चा जो पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म होने चाहिए या पूरे देश के लिए सेम होने चाहिए या फिर पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारे देश का डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन, सब कुछ यूनियन लिस्ट में आता है ना। स्टेट लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट्स आते हैं जिस पे डिसीजन लेने की पावर उस सरकार की होती है जो स्टेट में एक्ट करती है। जैसे मान लो बिहार गवर्नमेंट बिहार में स्टेट लिस्ट पे एक्ट करेगी, हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा की स्टेट लिस्ट पे एक्ट करेगी। इसमें वो वाले सब्जेक्ट्स आते हैं जो स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं। जैसे कि आपका पुलिस हो गई, हर स्टेट की पुलिस अलग होती है, हर स्टेट में ट्रेडिंग अलग होती है, कॉमर्स अलग होता है, कई जगह पे कोई सामान महंगा होता है, कई जगह पे कोई सामान सस्ता होता है, एग्रीकल्चर अलग होता है। क्यों? हर जगह का क्लाइमेट अलग है, पानी अलग है, नदियाँ अलग हैं, तो फिर एग्रीकल्चर इसमें आता है। इरीगेशन, अगेन इरीगेशन हर जगह का अलग होता है, कहीं पे पानी ज़्यादा है, कहीं पे पानी कम है। तो वो वाले सब्जेक्ट्स जो हर स्टेट बदलते रहते हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। फिर होती है एक तीसरी तरीके की लिस्ट जैसे बोला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट्स आते हैं जो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन या तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे रूल ले सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर डिसीजन ले सकती है। लेकिन अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कोई भी राडा होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है उसे माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं सुनी जाएगी। तो इसलिए आप देख रहे हो कि हमारे देश में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होने के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर है ना। एनीवे, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सी चीज़ें आती है? शादी ब्याह से रिलेटेड, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, यूनियनबाजी हो गई, ये सब कुछ किस में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अब इसके अलावा एक और लिस्ट होती है बच्चा जिसे बोला जाता है रेजिडुअरी सब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? रेजिडुअरी सब्जेक्ट। बेसिकली कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ, जब ये तीनों लिस्ट बन रही थी, तो हमें उन सब्जेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं था क्योंकि वो सब्जेक्ट्स दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जैसे इंटरनेट नहीं था, साइबर क्राइम नहीं था, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट्स तब एग्जिस्ट नहीं करते थे तो बाद में हमें समझ नहीं आया कि इन सब्जेक्ट्स को हम यूनियन में डालें, स्टेट में डालें कि कॉन्करेंस में डालें। तो हमने उसकी अलग से पोटली बना दी जिसे हम बोलते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स, ऐसे नई नई चीज़ें आती हैं और इन पर भी कौन लॉज बनाता है बच्चा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स आते हैं, सारे तुम्हें नहीं रटने। कॉन्करेंट में 47 सब्जेक्ट्स आते हैं और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स नए नए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ज़रूरी होते जा रहे हैं वो रेजिडुअरी में डालते जाते हैं। इस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, तुम्हें ऑलरेडी दिख रहा है ना। अच्छा, हमारी पांचों इंग्लियाँ बराबर नहीं है देश की। कहने का मतलब ये है कि हमारी सारी स्टेट्स जो हैं उन सबकी कंडीशन सेम नहीं है। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे थोड़ा अलग माहौल रहता है। नॉर्थ ईस्ट में आर्टिकल 371 लगता है, यानी कि वहाँ पे पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस में सेंट्रल के हाथ में ज़्यादा पावर आती है। साथ में जैसे कश्मीर आप देखते हो, कश्मीर का पहले पूरा का पूरा जुरिस्डिक्शन जो है सेंट्रल के हाथ में आता था, लेकिन अब जो है कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। वहाँ पर अब अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहाँ पर जो है ज़मीन, आप भारत का कोई भी इंसान वहाँ पर जाके आप ज़मीन खरीद सकता है। लेकिन अभी भी हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे सेंट्रल के हाथ में ज़्यादा पावर आती है और स्टेट के हाथ में थोड़ी सी कम पावर आती है, और जहाँ पे थोड़ी सी स्पेशल प्रोविजंस है। मतलब कि जैसे बिहार और हरियाणा में जैसी गवर्नमेंट चलती है वैसा नॉर्थ ईस्ट में नहीं चलता। कश्मीर में भी वैसा नहीं चलता था, लेकिन अब मामला कश्मीर का तो बदल गया, राइट। देर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। अच्छा, ये पॉइंट्स आपको कब याद करने हैं? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको तब याद करना है जब आपसे पूछा जाए कि इंडिया कमिंग टुगेदर फेडरेशन नहीं है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ये प्रूव करो। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में हम बोलते हैं कि हमेशा सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है। तो वो आपको पॉइंट्स लिखने हैं जिसमें सेंटर की ज़्यादा पावर आप मेंशन करके आओगे। अब देखो, हमारे यहाँ में यूनियन टेरिटरीज है, जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, हमारा लद्दाख है, ये सब यूनियन टेरिटरीज है। अब ये यूनियन टेरिटरीज ना तो इतने छोटे हैं कि इन्हें एक शहर बोला जाए, ना तो इतने बड़े हैं कि इन्हें स्टेट बोला जाए, तो इन्हें हम यूटी बोलते हैं। और यूनियन टेरिटरी पे कौन पावर लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पावर लेती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक तो कॉन्करेंट लिस्ट पे कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पावर लेगी, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट पावर लेगी, साथ में यूनियन टेरिटरीज पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट पावर लेगी। तो हो गई ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर। साथ में अगर इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को तुम्हें चेंज करना है तो तुम यूनिलेटरली नहीं कर सकते। किसी भी देश में फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिलेटरली चेंज नहीं किया जा सकता। हमारे देश में चेंज करने के 2 स्टेप। पहले तो क्या होगा, हमारे जो पार्लियामेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पे ये बात बोली जाएगी कि हाँ भैया फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना है कि नहीं करना। तो दोनों घरों में पहले 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि 75% जनता जब दोनों घरों की बोल देगी हाँ हमें फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना है, तब जाएगा स्टेप नंबर 2 पे। अगर वो स्टेप नंबर 1 पे ही पास नहीं हुआ ना, 75% जनता नहीं बोली कि हमें फेडरल स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो स्टेप नंबर 2 नहीं आएगा।
स्टेप नंबर 2 सिर्फ स्टेप नंबर 1 के कंप्लीट होने के बाद जाएगा। फिर स्टेप नंबर 2 पे क्या होगा, हमारे इंडिया में जितनी भी स्टेट्स होंगी, क्योंकि स्टेट का नंबर बदलता रहता है, अभी 28 स्टेट्स हैं, तो जितनी स्टेट्स होंगी उसमें से एटलीस्ट 50% स्टेट्स को भी रजामंदी देनी पड़ेगी, मंजूरी देनी पड़ेगी कि हाँ हमें भी फेडरल स्ट्रक्चर चेंज करना है। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 जब कंप्लीट हो जाएंगे तभी फेडरल स्ट्रक्चर चेंज होगा, वरना फेडरल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। और इसमें बीच में कोई भी झगड़ा होगा सेंटर और स्टेट के बीच में या 2 स्टेट के बीच में, तो कौन सुलझाएगा, जुडिशरी सुलझाएगी। एनीवे भी अगर लोगों के बीच में, सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में कोई भी झगड़ा होता है तो कौन सुलझाता है, जुडिशरी सुलझाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात लिखी है उसके ऊपर टिप्पणी देनी होती है, कौन देता है, जुडिशरी देती है। जुडिशरी एक एम्पायर का काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बातों को समझाना जुडिशरी का काम है। चलिए, वेयर डज द गवर्नमेंट गेट द मनी टू डू वेलफेयर इन स्टेट, तो ये मैं ऑलरेडी मेंशन कर रखी हूँ कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने टैक्सेस होते हैं। कुछ टैक्सेस हैं जो हम सीधे डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट को देते हैं, कुछ टैक्सेस हैं जो हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को यूज़ करके स्टेट में वेलफेयर करती है, यूनियन गवर्नमेंट उन टैक्सेस के पैसे को यूज़ करके पूरे देश में वेलफेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। अच्छा, बड़ी कमाल की बात है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि हम फेडरल कंट्री हैं, लेकिन अगर तुम हमारी डेमोक्रेसी देखोगे तो 3 ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिससे पता चल जाता है कि हम फेडरल कंट्री हैं। पहला है द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि लिंग्विस्टिक स्टेट। हमारे देश में हमने सबसे पहले देखा कि यार हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो बहुत सारे अलग अलग कल्चर हैं। तो 1947 से 2024 तक ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जो बनी ही इसलिए हैं जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि लैंग्वेज के आधार पे हमने उनका बंटवारा किया। ऑब्वियसली हमें डर लग रहा था, हमारे नेशनल लीडर्स को डर लग रहा था कि यार हम बंटवारा कर रहे हैं ना देश के अंदर, तो कहीं ये लेने के देने ना पड़ जाए। लेकिन हमने वो लीप ऑफ फेथ लिया, हमने वो करेज दिखाया और इससे हमारा फ़ायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स जब बनाई, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे जब स्टेट्स का बंटवारा किया, चाहे वो यूपी में से उत्तराखंड को अलग करना हो, चाहे वो बिहार में से झारखंड को अलग करना हो, चाहे वो 2014 में तेलंगाना बनाना हो, नागालैंड बनाना हो, हमने बहुत सारी लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई हैं। लेकिन हमारा वो एक्सपेरिमेंट पास हुआ। इससे पता चलता है कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हमने जब जब फेडरलिज्म करने की कोशिश की है उससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा हो गया है, हमारे देश में यूनिटी भी बढ़ी है और लोग खुशहाल भी ज़्यादा हुए हैं। इतनी लड़ाइयाँ होती थी, पता है, इतनी लड़ाइयाँ होती थी आंध्र प्रदेश के अंदर। जब से हमने तेलंगाना बनाया है, तेलंगाना अलग कर दिया, हैदराबाद अलग, आंध्र प्रदेश अलग कर दिया, तब से वो लड़ाइयाँ होनी बंद हो गई। इतनी लड़ाइयाँ होती थी, झारखंड जो अब बन गया है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है और बिहारी पॉपुलेशन है उनके बीच में, बट जैसे हमने झारखंड अलग किया, बिहार अलग किया, हमारा देश में ज़्यादा अकोमोडेशन होने लग गया। सो दिस इज अ बेसिक एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है और जिसने प्रूव किया है कि हमारा देश क्या है, फेडरल है, राइट। दूसरा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था बच्चा आपका लिंग्विस्टिक पॉलिसी का। देखो, हमारे देश में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हम किसी एक भाषा को नेशनल, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी अच्छी अच्छी भाषाएं हैं। टोटल हमारे पास 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस है। हिंदी को लेके हमारे पास कितनी स्केड्यूल लैंग्वेजेस है, 22। हिंदी को छोड़ के हमारे पास 21 स्केड्यूल लैंग्वेजेस है। तो तुम याद कर लो, 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस है। उसके अलावा भी हर 10 किलोमीटर में हमारे देश में भाषा या लहजा बदल जाता है। तो हम किसी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन पर्पसेस से जब सरकार को कोई बात कम्युनिकेट करनी होती है तो वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में करती है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे पास 2 हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। उसके बाद भी हमने हर स्टेट को छूट दे रखी है कि तुम अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हो। जैसे कर्नाटका की ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नड़ा, बंगाल की ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली। तो हर स्टेट को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की छूट है, लेकिन ओवरऑल इंडिया की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। एक बार हाँ हमें सनक चढ़ी थी, हमने सोचा कि हम इंग्लिश को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों बनाएं, तो हमने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के दर्जे से हटा दिया था। 1964 में हमने इंग्लिश को दर्जे से हटा दिया था और 1965 में हमने ऑफिशियल लैंग्वेज एक पर्टिकुलर साल के लिए हमने सिर्फ हिंदी रखी हुई थी। लेकिन इतने बवाल हुए हमारे देश में, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स थी उन्होंने बोला कि हमें हिंदी नहीं आती है तो हमें इंग्लिश चाहिए ही चाहिए एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, या तो देश की सारी भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही हैपहैज़र्ड हो जाएगा। एक चीज़ जो आपको 2 भाषाओं में बोलनी पड़ रही है वो आपको इतनी सारी भाषाओं में बोलनी पड़ेगी, है ना। तो हमने फिर से इंग्लिश को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी क्या कहती है, देश की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, देश की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा दंगे वायलेंट हो गए थे, उसके बाद से हमने हिंदी और इंग्लिश को दोबारा से ऑफिशियल लैंग्वेजेस बना दिया था। स्केड्यूल लैंग्वेजेस है हमारे देश में 22 बच्चा, इंक्लूडिंग हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, मलयालम, तमिल, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। एंड साथ में हर स्टेट को आज़ादी है अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का। और इनफैक्ट अगर आप कोई भी पब्लिक जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो फिर आपका एग्ज़ाम में आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सी स्केड्यूल भाषा में आपको एग्ज़ाम देना है। आपको हिंदी इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है, आप अपनी खुद की स्केड्यूल भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। सो यू सी दिस, ओनली 40% इंडिया हिंदी बोलता है, रेस्ट ऑफ द 60% इंडिया जो है वो हिंदी नहीं बोलता है।
देन वी हैव बच्चा सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। ये एक बहुत ही अच्छा प्रमाण है हमारे फेडरलिज्म का। तो पहले क्या होता था, जो पार्टी सेंटर में जीती थी वही स्टेट में जीती थी, क्योंकि एक ही पार्टी का बोलबाला था। धीरे धीरे हमने देखा कि वो पार्टी ने मनमानी करनी शुरू कर दी थी। किसी स्टेट में अगर वो नहीं जीती थी, वो स्टेट में इलेक्शन दोबारा करा देती थी, ठीक है। वो अपना जो है क्या करती थी, अपना डोमिनेशन स्थापित करती थी, स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करके रखती थी। धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज हुई, धीरे धीरे इमरजेंसी भी आई, इमरजेंसी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, बीजेपी जैसी पार्टीज आई, कम्युनिस्ट पार्टीज आई, सारी जो पार्टीज़ हैं इन्होंने धीरे धीरे अपना फैन बेस बढ़ाना शुरू किया। फिर हुआ कि एक पर्टिकुलर पार्टी को लोग सिर्फ एक ही पार्टी को पसंद नहीं करने लगे, बहुत सारी पार्टीज़ के अपने अपने फैन बेस बन गए। तो 1990 के बाद हमारे देश की डेमोक्रेसी खुद ही ऐसे इवॉल्व कर गई कि अब जो है कोई एक पर्टिकुलर पार्टी मेजॉरिटी से जीतती नहीं है, गठबंधन की सरकार बनती है। गठबंधन की सरकार में लोकसभा में अगर आपको जीतना है, जनरल इलेक्शन में अगर आपको जीतना है, तो आप बिना स्टेट गवर्नमेंट के गठबंधन बनाए आप जीत ही नहीं पाते हो। ज़रूरी नहीं है गठबंधन बनाना, लेकिन देश की डेमोक्रेसी ऐसे इवॉल्व कर गई है कि आप स्टेट गवर्नमेंट को पीछे नहीं छोड़ सकते। ये स्टेट गवर्नमेंट अगर आपके साथ गठबंधन नहीं बनाएगी तो आपका वो जो वोटिंग पूल है वो इनफ नहीं बनेगा, और वो वोटिंग पूल इनफ नहीं बनेगा तो आप लोकसभा में पार्टी जीत नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये बदलाव आया 1990s के बाद से। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको तवज्जो दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी तरीके से अपनी हेजेमनी, अपनी डोमिनेशन स्थापित नहीं कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी अलग पावर है, सेंट्रल के पास अपनी अलग पावर है। सब लोग अपनी पावर में रहें, ज़्यादा उड़ने की कोशिश ना करें। चलो, अलायंस और कोलिशन में बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चा, 2 मिनट अच्छे से सुन लोगे तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। पहले क्या होता था, एक ही पार्टी जीत जाती थी, क्लियर विन मिलती थी एक पार्टी को, क्लियर विन मिलती थी। अब क्या होता है बच्चा, अब क्लियर विन नहीं मिलती है, अब पार्टीज़ को अपनी पॉसिबिलिटी बढ़ानी पड़ती है जीतने की। तो वो क्या करती हैं, अलायंस बनाती हैं, गुट बनाती हैं, ग्रुप बनाती हैं। जब 2 या 2 से अधिक पार्टी अपना हाथ साथ में मिला लेती हैं ताकि उनके इलेक्शन में जीतने के चांसेस बढ़ जाए, तो उसे बोलते हो अलायंस। जैसे एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी बनाती है। यूपीए है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कांग्रेस बनाती है। लेफ्ट फ्रंट है, जो कम्युनिस्ट पार्टी बनाती है। तो अलायंस बना के जब वो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो कोई एक पार्टी तो जीती नहीं है, पूरा का पूरा अलायंस जीता है। तो उस तरीके की सरकार को तुम क्या बोलते हो, गठबंधन की सरकार बोलते हो। तो जो सरकार अलायंस द्वारा बनाई जाती है उसे तुम बोलते हो कोलिशन गवर्नमेंट। इतना बस समझ। चलो, नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो हमें समझ आया भैया हमारे देश में बहुत लोग हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने कहा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड करके भी अभी हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है। हमें जो है थोड़ी सी पावर सेंटर से लेके, थोड़ी सी पावर स्टेट से लेके लोकल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। इसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। सो व्हेन लिटिल बिट ऑफ पावर इज टेकन फ्रॉम सेंटर एंड लिटिल बिट ऑफ पावर इज टेकन फ्रॉम स्टेट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। 1990 के दशक में हमने डिसेंट्रलाइजेशन की। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाए। लोकल गवर्नमेंट शहरों की अलग होती है, गाँव की अलग होती है। शहरों में डिपेंडिंग अपॉन कि एक जगह की कितनी पॉपुलेशन है, या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, या नगर पंचायत होती है, या म्युनिसिपल काउंसिल होती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जगह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मॉडरेट पॉपुलेशन वाली जगह म्युनिसिपल काउंसिल, और बहुत ही कम पॉपुलेशन है लेकिन शहर है तो नगर पंचायत से काम चल जाता है। देन गांव में हर गांव में विलेज पंचायत होती है बच्चा। हर गांव में खुद की विलेज पंचायत होगी, जिसे तुम ग्राम पंचायत भी बोलते हो। ग्राम पंचायत के हेड को बोला जाता है सरपंच, है ना। वहाँ पे 1/3 वो भी मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है औरतों को। और फिर जो है ऊपर खूब सारी पंचायत मिला के एक पंचायत समिति बनाती हैं, और खूब सारी पंचायत समिति मिला के एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत बनाती हैं। डिस्ट्रिक्ट पंचायत को तुम जिला परिषद भी बोलते हो। सो बेसिक आइडिया ये था डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में कि अगर लोकल लेवल पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो फिर ऊपर तक आते आते प्रॉब्लम का कितना बढ़ जाएगी, राई का पहाड़ बन जाएगा। तो इससे अच्छा है लोकल लेवल पे ही सॉल्व हो जाए। दूसरा लॉजिक ये था कि लोकल लोगों को अच्छे से पता है कि उनका पैसा उन्हें कहाँ लगाना है। भाई हमें क्या पता ना कि गांव में सड़क की ज़्यादा ज़रूरत है कि कॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है। लेट देम डिसाइड कि उनको क्या चाहिए। हम उनको पैसे दे देते हैं, फंड्स दे देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें फंड दे देती है, और फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट हर लोकल गवर्नमेंट को फंड दे देती है। फिर वो खुद देख लेते हैं कि उन्हें गाँव में किस चीज़ की ज़रूरत है या शहर में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो यही सारे आइडियाज़ थे। हमें पता था कि यार जब लोकल लेवल से डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, भाई तुम एक पेड़ को पानी देते हो तो तुम पत्तियों में थोड़ी पानी देते हो, तुम तो जड़ों में पानी देते हो। जड़ों में पानी देते हो, पेड़ अपने आप फल फूल लेगा। उसी तरीके से देश की जड़ें कहाँ हैं? देश की जड़ें हैं देश के शहरों और देश के गाँव में। तो जब लोकल गवर्नमेंट हमने बनाई तो हमें समझ आया कि यार जब लोग लोकल लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना डेमोक्रेसी में, तो देश की डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो रही है। कुछ इसी लॉजिक को लगा के हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया 1992 के बाद से। और
ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 1992 से पहले क्या होता था। तो 1992 से पहले बच्चा कहीं कहीं पंचायत होती थी, कहीं कहीं म्यूनसिपलिटी होती थी, लेकिन इलेक्शन वहाँ पे होने ना होने ज़रूरी नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं था कि इलेक्शन होनी ही चाहिए या हर 5 साल पे ही होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि 1992 से पहले, डिसेंट्रलाइजेशन से पहले हमारे देश में ग्राम पंचायत नहीं होती थी, लेकिन ग्राम पंचायत के पास इतनी सॉलिड पावर नहीं होती थी। 1992 के बाद से हमने क्या किया कि हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट किया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट लाए, लोकल रूरल गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट, और इसके लिए हमने कुछ प्रावधान बनाए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक 5 चीज़ें हैं जो हमारे डिसेंट्रलाइजेशन को प्रूव करती हैं। पहली चीज़ है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस होने और सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलर इलेक्शंस होने ज़रूरी हैं, वैसे ही लोकल गवर्नमेंट के भी रेगुलर इलेक्शन होने ज़रूरी हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। दूसरी बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि जैसे सेंटर और स्टेट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती है, वैसे हमारे देश में भी होती हैं। हमारे लोकल गवर्नमेंट एक स्टेप और आगे है। हमारे सेंटर और स्टेट में औरतों के लिए सीट्स रिजर्व नहीं होती हैं, लेकिन हमारी लोकल गवर्नमेंट में औरतों के लिए भी सीट रिजर्व होती हैं, 1/3 1/3 सीट्स औरतों के लिए रिजर्व होती हैं। हमारा जैसे इलेक्शन कमीशन है, नेशनल इलेक्शन कमीशन जो है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल भी नहीं, इलेक्शन कमीशन जो पूरे इंडिया का है, वो पूरे इंडिया में सेंट्रल इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस को करता है। उसी तरीके से हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो स्टेट के अंदर आने वाली लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाते हैं, उसे बोला जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसे कि बिहार इलेक्शन कमीशन, केरला इलेक्शन कमीशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला जाता है कि आपको अपनी पावर और अपने पैसे को डिवाइड करना पड़ेगा। आपके देश में अगर मान लो 5, आपके देश नहीं, आपके स्टेट के अंदर मान लो 5 लोकल गवर्नमेंट है, तो उन 5 के बीच में आपको पैसे डिवाइड करने पड़ेंगे, उन्हें कुछ पैसा देना पड़ेगा ताकि वो अपने गाँव, अपने शहर की देखभाल खुद से कर सकें, राइट। सो इस तरीके से हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया बच्चा। यहाँ पे मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट भी कहलाती है, जिसे नेशनल गवर्नमेंट भी कहते हो। स्टेट गवर्नमेंट होती है जो हर स्टेट की अलग होती है। फिर क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट में यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, पहले हम रूरल लोकल गवर्नमेंट को देखते हैं। एक गाँव होता है, विलेज होता है, विलेज लेवल पे क्या होता है बच्चा, ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत में कौन लोग वोट देते हैं, उस गांव के पर्टिकुलर जो वोटर्स होते हैं, जो उसकी अडल्ट जनता होती है, वो वोट देती है। अब खूब सारी ग्राम पंचायत, बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलके, 4-5 ग्राम पंचायत मिलके क्या बनाती हैं, दूसरा लेवल बनाती हैं, जैसे तुम बोलते हो ब्लॉक समिति या पंचायत समिति। पंचायत समिति का मतलब, समिति का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, पंचायत का मतलब तुम जानते हो। तो पंचायत समिति बन गई, कुछ 4-5 गांव आगे पंचायत समिति बना ली। खूब सारी पंचायत समिति बना के, खूब सारी पंचायत समिति ऊपर जाके एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या बनाती है, जिला परिषद बनाती है। जिला का मतलब होता है तुम्हारा, क्या होता है जिला का मतलब, डिस्ट्रिक्ट परिषद। डिस्ट्रिक्ट परिषद में कुछ आईएएस ऑफिसर्स वगैरह भी होते हैं और कुछ एमएलए एमपीज भी होते हैं। और पंचायत समिति में कौन वोट देता है, ग्राम पंचायत के लोग वोट देते हैं। तो एक ग्राम पंचायत की वोटिंग होती है एक गाँव के अंदर, गाँव के अडल्ट वोटर्स देते हैं। पंचायत समिति की वोटर्स में उस ग्राम पंचायत के सारे लोग वोट देकर पंचायत समिति बनाते हैं। जिला परिषद में अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग गाँव में, तो तुम्हें यह याद नहीं करना है, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई पूछे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, जिला परिषद है। और फिर ब्लॉक लेवल पे कौन सी है, पंचायत समिति है या ब्लॉक समिति है, एक ही बात है। और ग्राम लेवल पे कौन सी है, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत है। अब चलो, अब मैं तुम्हें शहर का बता देती हूँ। शहर का क्या होता है बच्चा, या तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है आपकी बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में, जैसे कि बैंगलोर है ना। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या होती है, आपके जो हेड होते हैं उन्हें आप बोलते हो मेयर। क्या बोलते हो आप, मेयर। मेयर आपके हेड होते हैं। म्यूनिसिपैलिटी होती है छोटे शहरों में। म्यूनिसिपैलिटी के हेड को बोला जाता है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। क्या बोला जाता है, चेयरपर्सन, ठीक है। और साथ में फिर नगर पंचायत होती है, नगर पंचायत के हेड को भी चेयरपर्सन बोला जाता है। तो लोकल रूरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि, कहाँ गई लोकल रूरल गवर्नमेंट, ये रही लोकल रूरल गवर्नमेंट। लोकल रूरल गवर्नमेंट में, लोकल अर्बन गवर्नमेंट में डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द जगह हम लोग डिसाइड करते हैं। अच्छा, फिर लोग बोलते हैं मैम ग्राम सभा क्या होता है। बच्चा ग्राम सभा, सभा का मतलब होता है मीटिंग। हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक गांव दूसरे गांव से कुछ सीख सकता है। तो कई जगह पे क्या होता है कि 2-4 ग्राम पंचायत मिलके
साल में 2 बार मिल लेते हैं और मेला लगा लेते हैं, बेसिकली बैठ जाते हैं और बैठ के डिस्कस करते हैं कि भाई आपके गांव में क्या हुआ, आपके गांव में क्या हुआ। तो दिस इज लाइक अ मीटिंग, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि हर जगह पे ग्राम सभा होगी होगी। ऑन द अदर हैंड ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत और ये आपका ब्लॉक समिति, जिला परिषद, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, नगर पंचायत, ये सब मैंडेटरी चीज़ें, ये सब जो है डेमोक्रेसी का पार्ट है। ग्राम सभा जो है एक एक्स्ट्रा चीज़ है, कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं नहीं होती है, कहीं कहीं साल में 1 बार होती है, कहीं कहीं साल में 2 बार होती है, कहीं कहीं साल में 3 बार होती है, कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं होती। वहाँ पे क्या है कि सारे ग्राम पंचायत, मान लो 4 गाँव की ग्राम पंचायत है, तो वहाँ पे बैठ के वो लोग डिस्कस करते हैं कि आपके गाँव में क्या हुआ, आपके गाँव में क्या हुआ, ठीक है। तो ये एक तरीके से बुरी बात भी है कि हमारे यहाँ ग्राम सभा जो है होनी चाहिए, क्योंकि मीटिंग करके जैसे हमारे यहाँ पीटीएम होती है, ज़रूरी तो नहीं है पीटीएम होना, लेकिन पीटीएम होती है, उसमें डिस्कस किया जाता है। तो ये एक डीमेरिट भी है बच्चा कि हमारे देश में ग्राम सभा हर जगह होती नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राम सभा को मैंडेटरी नहीं बोला गया है। दूसरा, कभी कभी हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी लोकल अथॉरिटीज़ के साथ पैसे शेयर नहीं करती है। तीसरा, हम देखते हैं कि औरतों को अगर दे भी दिया है रिजर्वेशन, तो भी औरतें बन तो जाती हैं ग्राम सभा का पार्ट या ग्राम पंचायत का पार्ट, लेकिन उन्हें फिर भी कोई असली पावर नहीं मिलती। उनके बिहाफ पे उनके जो घर के मर्द होते हैं वही डिसीजन ले रहे होते हैं। तो ये बहुत सारे डीमेरिट्स हैं डिसेंट्रलाइजेशन के, लेकिन बहुत सारे एडवांटेजेस यानी कि मेरिट्स भी हैं। एटलीस्ट वुमेन को रिजर्वेशन मिला है, हमने वुमेन रिजर्वेशन दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, लोकल लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई हैं। डेमोक्रेसी में 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऐड हो गए हैं। इंडिया की डेमोक्रेसी पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बन चुकी है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू। थर्ड चैप्टर है हमारा बच्चा जेंडर, रिलीजन, कास्ट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी था, कब से बोल रही हूँ। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम 3 डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं। सोसाइटी में 3 बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर जो है यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, पूरे प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया में जो है जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। रिलीजन जो है भी अगेन कई सारे देशों में रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। कास्ट जो है सिर्फ हमारी इंडिया में कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो जेंडर की बात करते हैं। तो जेंडर एंड सेक्स 2 अलग अलग चीज़ें होती है बच्चा। सेक्स होता है जो आप बायोलॉजिकली जिसके साथ पैदा होते हो, यानी कि सेक्स कैन बी मेल या फीमेल, राइट। जेंडर में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्स है तो ये पर्टिकुलर जेंडर ही होना चाहिए। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर जेनिटल लेके पैदा हुए हो तो आपको एक सर्टन तरीके से बिहेव करना है, ठीक है। हम ये क्या कर देते हैं कि भाई लड़का है तो ऐसे ही बिहेव करेगा, लड़की है तो ऐसे ही बिहेव करेगा, ठीक है। हम खुद पे नहीं छोड़ते हैं कि हमें हमारे जेनिटल पे डिसाइड नहीं करने देते हैं। हम जेनिटल पे डिसाइड कर देते हैं। हम किसी को इंडिविजुअल को खुद से डिसाइड नहीं करने देते कि उसे लड़का बनना है कि लड़की बनना है। तो पहले तो प्रॉब्लम यही आएगी। दूसरे लेवल ऑफ प्रॉब्लम आती है कि हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कर देते हैं। हम बोलते हैं कि लड़कों का एक पर्टिकुलर काम है, लड़कियों का एक पर्टिकुलर काम है। लड़कियों को घर संभालना चाहिए, लड़कों को जो है बाहर जाके कमाई करनी चाहिए। अब इससे दोनों ही जेंडर पे प्रॉब्लम आ रही है। देखो, लड़कों पे भी प्रॉब्लम आ रही है, लड़कियों पे भी प्रॉब्लम आ रही है। लड़कियों पे प्रॉब्लम आ रही है कि वो घर के जाके बाहर काम करके आ रही हैं तो भी उन्हें घर पे आके घर का काम करना पड़ रहा है, उन्हें डबल काम करना पड़ रहा है। आपको पता है एक एवरेज इंडियन औरत एक एवरेज इंडियन आदमी से 1 घंटा ज़्यादा काम करती है। तो अगर घर के बाहर भी हम लड़कियों को जाके आज़ादी दे रहे हैं काम करने की, तो घर के अंदर भी आके उनसे फिर से काम करा रहे हैं। लड़कियों को एक और प्रॉब्लम आती है कि उनको घर के बाहर जाने नहीं दिया जाता काम करने, है ना। तो ये कई सारी प्रॉब्लम लड़कियों को आ रही है। लेकिन लड़कों को भी प्रॉब्लम आ रही है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से कि उनके ऊपर ये प्रेशर है कि तुम्हें बाहर जाके पैसे कमाने ही हैं। तुम अगर नहीं पैसे कमाना चाहते हो तो तुम्हारे पास ये मंजूरी नहीं है भाई कि तुम नहीं भी कमा सकते हो, तुम घर पे बैठ के होम मेकर भी बन सकते हो, नहीं, तुम्हें बाहर जाके पैसे कमाना ही है। तो हम ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्स का एक पर्टिकुलर
काम है, इससे दोनों ही जेंडर को प्रॉब्लम आ रही है और इस सिस्टम से हम लड़ते आ रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन अभी भी ये सिस्टम जो है बहुत ही रिजिड हमें देखने को मिल रहा है। विमेन रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज। तो पहले क्या होता था, हाँ, ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के लिए लड़कों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, लड़कों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन हाँ लड़कियों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सदियों से आप देख रहे हो, तुमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, लेकिन फ्रांस में जाके औरतों को वोटिंग का हक मिला 1946 में, 200-300 साल बाद, राइट। तो लड़कियों की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा रही है क्योंकि सोसाइटी जो है वो पेट्रियार्कल रही है। पेट्रियार्कल का मतलब पितृसत्ता वाली सोसाइटी रही है, लड़कों ने अपने हाथ में पावर रखी है और उसी की वजह से लड़कियों के हाथ में कभी पावर ही नहीं आई तो उन्हें पब्लिक लाइफ में उन्हें बोलने की अनुमति नहीं होती थी, वोटिंग का हक नहीं होता था। तो इसीलिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं औरतों ने और तब जाके उनको आज की जो ये सिचुएशन है वो मिली। और आज भी कहीं इक्वालिटी बहुत ज़्यादा है नहीं, आप ये बड़े बड़े शहरों में थोड़ी बहुत इक्वालिटी देख ले तो आपको लगता है पूरी दुनिया में इक्वालिटी है, लेकिन पूरी दुनिया में कोई इक्वालिटी है नहीं। और इसी इक्वालिटी की लड़ाई को बच्चा फेमिनिज्म बोला जाता है। तो फेमिनिज्म कोई गाली नहीं है, फेमिनिज्म एक विचारधारा है बच्चा, एक ऐसी विचारधारा जिसमें आप सारे जेंडर्स के बीच में इक्वालिटी चाहते हो, आप लड़कों के लिए भी इक्वालिटी चाहते हो, आप लड़कियों के लिए भी इक्वालिटी चाहते हो, उसे बोला जाता है फेमिनिज्म। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लड़कों के लिए इक्वालिटी नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि लड़के जो हैं दब के रहें, उससे आप फेमिनिज्म नहीं बोलते, उसे आप मिसैंड्री बोलते हो। जो लोग इक्वालिटी नहीं चाहते दोनों जेंडर के बीच में, लड़कों को दबा के रखना चाहते हैं, उसे आप मिसैंड्री बोलते हो। ऑन दी अदर हैंड जो लोग लड़के और लड़कियों के बीच में इक्वालिटी नहीं चाहते, लड़कियों को दबा के रखना चाहते हैं, उन्हें मिसोजिनी बोलते हैं। तो ये वर्ड आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं यही बताना चाहती थी क्योंकि हमारे इंटरनेट पे हम ऐसी बकवास चीज़ें सुनते रहते हैं, हमें लगता है फेमिनिज्म गाली है, फेमिनिस्ट लड़कियां जो होती हैं या फेमिनिस्ट लड़के जो होते हैं उन्हें तो लड़के पसंद ही नहीं होते, वो तो लड़कों से नफरत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फेमिनिज्म एज एन आइडियोलॉजी बोलते हैं कि दोनों जेंडर के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, कि अगर आप लड़के को स्कूल भेज रहे हो तो लड़की को भी भेजो, लड़के को कॉलेज भेज रहे हो तो लड़की को भी भेजो, अगर लड़के के पास हक है शादी तोड़ने का तो लड़की के पास भी हक होना चाहिए शादी तोड़ने का। तो इस तरीके की पब्लिक लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में हर जगह इक्वालिटी हो, इसी का नाम है फेमिनिज्म। अच्छा, पहले क्या होता था, बहुत साल पहले कुछ भी नहीं होता था लड़कियों के लिए, लड़कियों के पास तो मतलब पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं थे। तो जो पहली धारा आई फेमिनिज्म की, पहली वेव आई फेमिनिज्म की, तो वहाँ पे लोगों ने पॉलिटिकल इक्वालिटी की मांग की। अभी दुनिया में फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रहा है। आप बोलोगे मैम कौन दे रहा है मोर्चे, कहाँ चल रही है मूवमेंट? मोर्चों की बात नहीं है बच्चा, जो आज लड़कियां जो इक्वालिटी मांग रही हैं वो पब्लिक लाइफ में नहीं मांग रही है। पब्लिक लाइफ में लड़कियों को इक्वालिटी मिल गई है, लड़कियों को वोटिंग का हक है, स्कूल जाने का हक है, शादी करने का हक है अपनी मर्जी से, ऑल ऑफ दैट इज देयर, जो पहले नहीं था सोसाइटी में। लेकिन प्राइवेट लाइफ में अभी भी लड़कियों को क्या नहीं मिली है, इक्वालिटी नहीं मिली। आप घर भर में देखो, अभी भी पेट्रियार्की चलती है, घर की लड़कियों को अभी भी पेट्रियार्की का सामना करना पड़ता है और लड़कों को भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि पितृसत्ता से क्या होता है, पितृसत्ता से लड़कों पे भी तो ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है कि भाई तू बाहर जाके पैसे कमा के लाएगा तभी घर चलेगा, राइट। तो पेट्रियार्की के प्रोज एंड कॉन्स दोनों जेंडर्स के लिए। लेकिन हमारे देश में ये प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रेवेटेड है डेवलपिंग नेशंस में, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखो हमारे पास पावर्टी है, हंगर है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो फेमिनिज्म तक हम पहुँचेंगे, लेकिन पता नहीं कब पहुँचेंगे। ऑन दी अदर हैंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, जैसे कि नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, वहाँ पर उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट लाइफ दोनों जगह पर इक्वालिटी काफ़ी हद तक क्रिएट कर दी है। वहाँ पर जो है फेमिनिज्म काफ़ी हद तक आ गया है, लेकिन डेवलपिंग नेशंस में अभी भी फेमिनिज्म के आने की थोड़े आसार जो है कमी लग रहे हैं। सो अगर कोई पूछे कि इंडिया में पेट्रियार्की है, इस बात को प्रूफ करो, तो तुम्हें ये पॉइंट्स बोलने हैं। पहला है एजुकेशन। आज भी हमारे देश में अगर तुम लिटरेसी देखते हो, साक्षरता देखते हो, तो लड़के हर 100 में से 54 लड़के जो हैं पढ़े लिखे, लड़कियां जो हैं हर 100 में से सिर्फ 54 लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और हर 100 में से 76 लड़के पढ़े लिखे हैं। तो हम लड़कों को ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को कम पढ़ा रहे हैं। हम स्कूल ही नहीं भेज रहे लड़कियों को, तो कहाँ से लिटरेसी रेट बढ़ेगा। साथ में अगर हम स्कूल भेजते हैं तो लड़कियों को जब पीरियड्स आने शुरू होते हैं तो उन्हें घर पर बिठा लेते हैं, उनके हाथ पीले कर देते हैं। तो गर्ल्स का जो ड्रॉप आउट रेशियो है, यानी कि स्कूल में दाखिला लेके दाखिला वापस लेने का जो रेशियो है, वो लड़कियों में ज़्यादा देखा जाता है, लड़कों में कम देखा जाता है। क्योंकि हम सोचते हैं कि यार लड़की के लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, तो लड़की को घर पे बिठा लेते हैं। लड़कों को दहेज भी खत्म नहीं हो पा रहा है। पहली बात तो ना, इतनी पेट्रियार्कल सोसाइटी है कि डाउरी इलीगल होने की वजह से भी, बावजूद भी आज भी सोसाइटी में खत्म नहीं हो पा रही है। तो हम लड़कों को स्कूल भेज रहे हैं, लड़कियों को नहीं भेज रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम, विमेन का जो काम है वो अंडर वैल्यूड है। अगर घर की लड़कियां बाहर जा भी रही हैं, टीचर हैं, बैंक में नौकरी कर रही हैं, साइंटिस्ट हैं, घर में आके खाना उन्हें बनाना पड़ रहा है, कपड़े उन्हें धोने पड़ रहे हैं। भाई बाहर का काम भी वही करें, घर का काम भी वही करें। अगर दो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं तो घर का काम भी तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। नहीं, हम कर ही नहीं पा रहे हैं ऐसा। एक एवरेज इंडियन वुमन आज भी एवरेज इंडियन मैन से ज़्यादा ही काम कर रही है, और वो काम कर भी रही है लेकिन उसके काम की वैल्यू नहीं है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि घर का काम तो औरतों की जिम्मेदारी है, तो इसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। बाहर से जो तुम काम कर रहे हो उसको काउंट करेंगे, तो ये तो गलत बात है। हमारा काम जो है अंडर
वैल्यू रह पा रहा है, हमारा मतलब औरतों का। तीसरा पॉइंट है लो वेजेस। हमारे देश में ये प्रावधान है कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है, 1976 में ही हमने बना दिया था कि अगर एक लड़का जितना काम कर रहा है उतना ही अगर एक लड़की कर रही है तो उसे इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें गारंटी दे के लिख रही हूँ, एक दो जगह छोड़ के ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं होता, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। मैं अपने एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करूँ तो अगर एक लड़की अच्छी टीचर है और एक लड़का अच्छा टीचर है तो भी उस लड़के को ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे उस लड़की से। तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के बावजूद भी, चाहे तुम मूवीज़ देख लो, वर्क देख लो, अब तुम यही देख लो ना, इंडियन क्रिकेटर्स में क्या विमेन क्रिकेटर्स को उतने पैसे मिलते हैं जितने मेल क्रिकेटर्स को मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम देना ही नहीं चाहते हैं एज अ सोसाइटी। ठीक है, तो लो वेजेस का भी प्रॉब्लम है। फीमेल फीटिसाइड, देश में सेक्स सिलेक्शन बिल्कुल बैंड है। आप अपने पता है बाहर के देशों में ना जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसे बता दिया जाता है कि आपका बेटा मतलब आपका बेबी लड़का है या लड़की है। हमारे देश में बताना इलीगल है क्योंकि हमें पता है कि हम बता देंगे तो अगर लड़की फीटस होगी तो उसे अबॉर्ट कर दिया जाएगा, लड़का फीटस होगा तो उसे रख लिया जाएगा। तो फीमेल फीटिसाइड आज भी होता है। लोग छोटे छोटे गलत हॉस्पिटल में जाके पैसे वैसे खिला के घूस घूस दे के बच्चे का गर्भ पता लगा लेते हैं, बच्चे का जेंडर पता लगा लेते हैं और अगर लड़की होती है तो उसे मार डालते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब क्यों है? क्योंकि हम अपनी लड़कियों को आगे कर ही नहीं पा रहे, राइट। उसके बाद हरासमेंट देखो, हमारा इंडिया वो कंट्री है जहाँ पे हर 20 मिनट पे एक लड़की हरास होती है, तो डेटा बोलता है। और डेटा ये भी बोलता है कि सबसे ज़्यादा लड़कियों का मोलेस्टेशन और हरासमेंट घर के अंदर होता है। सबसे ज़्यादा लड़कियाँ अनसेफ घर के अंदर हैं। अर्बन एरियाज़ में तो पर्टिकुलरली घर के अंदर ज़्यादा मोलेस्टेशन हो रहा है। तो क्राइम अगेंस्ट विमेन इतना ज़्यादा है और बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली जैसी जगहों पर तो आप देख ही रहे हो कि कितना अनसेफ है। तो दिल्ली की बात नहीं है, पूरी दुनिया की ही बात है कि सोसाइटी ही ऐसी है कि क्राइम, कभी आपने सुना है क्राइम अगेंस्ट मेन? कोई ऐसा वर्ड सुना है क्राइम अगेंस्ट मेन? नहीं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कैटेगरीज हैं, मोलेस्टेशन, हरासमेंट और ये और वो पता नहीं कितनी चीज़ें आती हैं। तो क्या है इसका मतलब? ये है कि सोसाइटी में फेमिनिज्म अभी तक आया नहीं है, दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। ठीक है, फिर प्रोपोर्शन। अब चलो पॉलिटिक्स की बात करें। अब ये सारी चीज़ें कैसे सुधर सकती हैं? ये सारी चीज़ें सुधर सकती हैं जब हम औरतों को पॉलिटिक्स में जगह दें। दो चीज़ें होती हैं पॉलिटिक्स में, या तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर औरतों की ज़्यादा भर्ती करें और दूसरा औरतें पार्लियामेंट में ज़्यादा दिखें। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें नहीं हो पा रही। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी ज़्यादा क्या है, मर्द हैं, ज़्यादा क्या है, लड़के हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी ज़्यादा क्या है, लड़के हैं। आपको पता है हमारे इंडिया में आज तक 50% तो छोड़ो, 14% पे आई हैं हमारी विमेन एमपीज। इस बार का जो 2019 के इलेक्शन हुए थे और जो पार्लियामेंट में लड़कियां थीं वो 14% सिर्फ लड़कियां थीं, बाकी सारे के सारे लड़के थे। कैन यू इमेजिन? और ये तो हम 2019 की बात कर रहे हैं, तो सोचो पहले क्या रहा होगा। तो हम अपनी औरतों को पार्लियामेंट में ही नहीं जाने दे रहे हैं, हम रिजर्वेशन ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज ही लड़कियों को हायर नहीं कर रही हैं और फिर पार्लियामेंट में भी लड़कियां नहीं आ रही हैं। तो जैसे लोकल गवर्नमेंट में हम कर रहे हैं, 1/3 सीट्स हमने रिजर्व कर दी है औरतों के लिए पंचायती राज में या अर्बन लोकल बॉडीज़ में, वैसे ही हमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कर देना चाहिए। क्योंकि वैसा नहीं करेंगे तो यही हाल रहेगा। सारे के सारे जो आदमी हैं पार्लियामेंट के गेट पे धरना देके बैठे रहेंगे, लड़कियों को घुसने ही नहीं देंगे। और लड़कियां घुसेंगी नहीं तो लड़कियों के मुद्दों पे बात ही नहीं होगी, और लड़कियों के मुद्दों पे बात ही नहीं होगी तो लड़कियों की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी, राइट। सो दिस इज व्हाट इज जेंडर एज अ होल। नेक्स्ट इज बच्चा जेंडर डिवीजन जो है पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। दूसरा जो है हमारे पास वो रिलीजन है बच्चा। रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मारामारी बहुत सारी जगहों पे होती आई है। हमारा देश ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन देखने को मिलते हैं। श्रीलंका का केस भी तुमने देखा, वहाँ पे भी तुम्हें 2 रिलीजन के बीच में कितनी मारामारी देखने को मिली, हिंदू मुस्लिम एंड 2-3 रिलीजन के बीच में एंड बुद्धिस्ट रिलीजन के बीच में। और गांधी जी बोलते थे कि रिलीजन को तुम पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अगर रिलीजन एक लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है। लोग अपने आप को बहुत ही गर्वपूर्वक बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ या मैं ईसाई हूँ, है ना, सिख हूँ। तो लोग अपने रिलीजन के ऊपर बहुत गुमान करते हैं, बहुत उनको बहुत लेना देना होता है अपने रिलीजन से, बहुत प्रेम होता है अपने रिलीजन से। तो जब लोगों के लिए कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसे पॉलिटिक्स से आप कोई कैसे अलग कर सकते हो। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग कर दो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स में खिचड़ी तो मत मचाओ। और ये खिचड़ी मच रही है, ये खिचड़ी मच रही है। जब भी हमारे देश में दंगे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो विक्टिम होते हैं, ज़्यादातर लोगों की जो पिटाई होती है या जान जाती है, वो एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी रिलीजन को बिलोंग करते हैं। ये तो हम देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इतने सारे रिलीजन होने के बावजूद भी हम दंगों में देखते हैं कि पर्टिकुलर माइनॉरिटी रिलीजन की ज़्यादा पिटाई हो रही है, मेजॉरिटी रिलीजन की कम पिटाई हो रही है। तो पूरी दुनिया में तो सोचो क्या क्या चल रहा है। ऊपर से आप कोई भी रिलीजन उठा लो, चाहे
कोई भी रिलीजन उठा लो, जब आप उसके रिलीजन के खुद के फैमिली लॉज देखोगे ना, बच्चा हमारे देश में हर रिलीजन के अपने फैमिली लॉज हैं, हम रिलीजन के बीच में टांग नहीं अड़ाते। तो हिंदूज़ के अपने लॉज हैं, इस्लाम के अपने लॉज हैं, क्रिश्चियनिटी के अपने लॉज हैं। जब उनके आप फैमिली लॉज देखोगे तो उस फैमिली लॉज में आपको दिखेगा कि सारे ही रिलीजन में औरतों के खिलाफ तो बहुत कुछ गलत होता है। तो ऑल रिलीजन्स, एक तो रिलीजन आपस में भाईचारा नहीं रखते, दूसरा माइनॉरिटी रिलीजन पे मेजॉरिटी रिलीजन अपनी डोमिनेशन मेंटेन करता है, तीसरा रिलीजन के अंदर लड़का और लड़की का भेदभाव होता है, चाहे आप कोई भी रिलीजन उठा लो, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, लेकिन है सब में। तो डेफिनेटली फैमिली लॉज यही होते हैं, ये पर्टिकुलर लॉज जो एक रिलीजन से रिलेटेड मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस पे डील करते हैं। आपको पता है हर रिलीजन में शादी ब्याह का तरीका जो है अलग होता है, इसलिए हम हर रिलीजन की फैमिली लॉज जो है अलग रखते हैं। एनीवे, तो इसी रिलीजन और पॉलिटिक्स की खिचड़ी को बोला जाता है कॉमनलिज्म। ये सेंटेंस याद कर लो, तुम्हें सब समझ आएगा। रिलीजन और पॉलिटिक्स की गंदी खिचड़ी, टेस्टी खिचड़ी नहीं, गंदी खिचड़ी को बोला जाता है कॉमनलिज्म। तो कॉमनलिज्म एक ऐसी विचारधारा है बच्चा जो ये मान के चलती है कि सोसाइटी का और कोई आधार ही नहीं है, सोसाइटी में और कुछ मैटर ही नहीं करता, सिर्फ रिलीजन मैटर करता है। तो वो मान के चलते हैं कि पॉलिटिक्स में भी और कुछ मैटर नहीं करना चाहिए, हंगर, पावर्टी, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट कुछ मैटर नहीं करना चाहिए, सिर्फ रिलीजन मैटर करना चाहिए। तो गलत बात है, सोसाइटी में बहुत कुछ मैटर करना चाहिए। इसी को बोलते हो तुम कॉमनलिज्म। तो कॉमनल पॉलिटिक्स ये होती है जो मान के चलती है कि सोसाइटी का एक ही आधार है, एक ही प्रिंसिपल है, दिस इज रिलीजन। और ये कब होती है? जब एक रिलीजन अपने आप को दूसरे रिलीजन से सुपीरियर मानता है। भाई सारे रिलीजन इक्वल भी तो हो सकते हैं, किसी एक को ऊपर नीचे होने की जरूरत क्या है? लेकिन जब आप ये मानने लग जाते हो कि मेरा रिलीजन सामने वाले के रिलीजन से बेहतर है, तब प्रॉब्लम होती है शुरू। तब आप क्या करते हो? अपने रिलीजन की डिमांड को आगे रखने लगते हो, दूसरे के रिलीजन की डिमांड को पीछे छुपाने लगते हो। तब आप क्या करते हो? आप चाहते हो कि सरकार आपके रिलीजन को ज़्यादा ध्यान दे, बाकी के रिलीजन को दबा के रखे, क्योंकि आप तो मान के ही चल रहे हो आपका रिलीजन बेटर है। जब आपके दिमाग में यही आ गया कि मेरा रिलीजन बेटर है, तो आप फिर मानोगे कि मेरा रिलीजन बेटर है, मुझे ही सब कुछ मिलना चाहिए, बाकी के रिलीजन को साइड हटाओ, राइट? एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर द प्रॉब्लम इज, एंड दिस प्रॉब्लम इज नोन एज कॉमनलिज्म। और ये कॉमनलिज्म को पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है। आपको क्या लगता है कि ये जो इतने बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, इन लीडर्स को रिलीजन से कोई लेना देना होता है? कोई लेना देना नहीं होता। ये अपना वोट बैंक क्रिएट कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं? एक रिलीजन के फॉलोअर को दूसरे रिलीजन के फॉलोअर्स के खिलाफ खड़ा करते हैं। ये क्या करते हैं? उन्हें सिखाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं कि यार तुम्हारे रिलीजन में जो चीज़ें होती हैं वही बेस्ट है, इनका जो रिलीजन है वो तो गंदा है, इनका रिलीजन जब तक इनके रिलीजन का अगर कुछ भी भला होगा ना तो तुम्हारे रिलीजन का नुकसान है। अगर मैं तुम्हें ये सिखा दूं कि तुम्हारे दोस्त के अगर तुमसे ज़्यादा नंबर आ गए तो तुम्हारा नुकसान है, तो ये बात कितनी गलत है। भाई उसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो वो उसका अच्छा हो रहा है, तुम्हारा बुरा थोड़ी हो रहा है, वो तो बस उसका अच्छा हो रहा है। लेकिन कॉमनलिज्म में ये खिचड़ी मचाई जाती है कि भाई अगर किसी और के रिलीजन का भला हो रहा है तो तुम्हारे रिलीजन का नुकसान हो रहा है, ठीक है? एंड दिस खिचड़ी बिकम्स वेरी वेरी वायलेंट। पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी। लोगों के दिलो दिमाग में ये भरा जाता है कि अगर आप दो अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते हो तो आप आपस में बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, आप साथ में भाई भाई हो ही नहीं सकते। सिखाया जाता है कि आपका रिलीजन जो है उसकी अलग नीड्स हैं और उनका जो रिलीजन है उसकी अलग नीड्स हैं। अगर उनके रिलीजन की नीड्स को पूरा किया जा रहा है तो मतलब कि आपके रिलीजन की नीड्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बेसिकली रिलीजन के नाम पे नफरत पैदा की जाती है और इसी नफरत को पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है अपने वोट बैंक्स को भरने के लिए। इसी को बोलते हो कॉमनलिज्म। और जब ये इसका बहुत एक्सट्रीम फॉर्म हो जाता है तो सोसाइटी में दंगे हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख ईसाई, अब बहुत सारे दंगे हुए हैं, दुनिया में भी बहुत हुए हैं। क्रिश्चियनिटी में भी आप देखोगे कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में बहुत दंगे हुए हैं। तो रिलीजन के नाम पे बहुत दंगे हुए हैं। इसे क्या बोला जाता है? कॉमनल राइट्स बोला जाता है। तो इट इज़ एन अगली फॉर्म ऑफ कॉमनलिज्म, लेकिन कॉमनलिज्म होता हर जगह है, ठीक है? आप तो जानते हो भैया हमारा देश बाद में आज़ाद हुआ था, पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा क्या हुआ था? रिलीजन के नाम पे हुआ था। किसका फ़ायदा हुआ? किसी का फ़ायदा हुआ उसी से? बिल्कुल भी नहीं, नुकसान ही हुआ था। तो बट एनीवे, जब हम 1947 में आज़ाद हुए तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एटलीस्ट ऑन पेपर हमने माना कि हम बिल्कुल भी कॉमनलिज्म को फॉलो नहीं करेंगे। हम सेकुलर देश हैं, सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि हम धर्मों के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा किसी न किसी सेट में, दैट प्रूव कि हाउ इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। तो पहला पॉइंट है कि हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है या नेशनल रिलीजन नहीं है, हम सारे रिलीजन को एक समान मानते हैं। दूसरा है एक सेकंड, कहाँ गया कॉमनलिज्म वाला?
हाँ, कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, रिलीजन नहीं है, जैसे पाकिस्तान का इस्लाम है या इंग्लैंड का क्रिश्चियनिटी है। हमने किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाया हुआ है। आज़ादी है, आप जो रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहो कर सकते हो। डजेंट मैटर कि आप कौन से रिलीजन में पैदा हुए, किसी और रिलीजन को अपनाना चाहते हो अपना सकते हो, किसी भी रिलीजन को नहीं अपनाना चाहते हो नहीं अपनाओ। अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रोफेस करना चाहते हो, कीर्तन जागरण कुछ भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, आपको आज़ादी है। आप प्रोपगेट करना चाहते हो, फैलाना चाहते हो अपने रिलीजन को, फैला सकते हो। हाँ, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ये भी आज़ादी देता है कि आप अपने रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि इस जॉब में पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही आएंगे, नहीं, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। साथ में हमारी जो सरकार है वो रिलीजन के बीच में टांग नहीं अड़ाती है। वो रिलीजन में तभी टांग अड़ाती है जब लोगों के खिलाफ कुछ हो रहा होता है। जैसे मान लो हिंदू धर्म में छुआछूत का भेदभाव होता था, तो छुआछूत का भेदभाव कुछ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप के लिए बहुत ही गलत था। तब फिर हमने टांग अड़ाई और हमने क्या किया, अनटचेबिलिटी को बैन किया कि भाई ये छुआछूत का भेदभाव नहीं होगा। अदरवाइज स्टेट जो है रिलीजन में इंटरवीन नहीं करती है। तो ये सारे जो प्रावधान है ये यही प्रूव करते हैं दैट इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट एटलीस्ट ऑन पेपर। चलो, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिलीजन की खिचड़ी को दर्शाते हुए यहाँ पे दिखा गया है कि सीएम साहब बन गए हैं, लेकिन क्योंकि हमारे देश में इतने सारे रिलीजन हैं, उन रिलीजन्स को साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ये देख रहे हो ये दैट इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट इस फोटो में पोर्ट्रे किया हुआ है। नेक्स्ट इज बच्चा कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो कास्ट एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हमारी सोसाइटी में बिलोंग करती है और किसी कंट्री में बिलोंग नहीं करती है। जेंडर और रिलीजन की तरह कास्ट डिवीजन सिर्फ इंडिया के लिए स्पेशल है। और कास्ट के बेसिस पे बहुत इनइक्वालिटी होती थी। पहले हम 4 वर्ण बना के रखते थे और हम बोलते थे अपर कास्ट और लोअर कास्ट का हमने डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ था। अपर कास्ट लोग लोअर कास्ट लोगों को अपने साथ बैठने नहीं देते थे, उठने नहीं देते थे, छुआछूत का भेदभाव होता था। आज भी इंडिया के गाँव में बहुत ज़्यादा होता है, शहरों में भी होता है कि लोग जो, मैंने अपने खुद के कॉलेज में देखा है, मैं खिरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ी हूँ, मैंने खिरोड़ीमल दिल्ली यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा कॉलेज, और मैंने वहाँ पे छुआछूत का भेदभाव देखा। मैंने देखा कि कई लोगों के बॉटल को छूते नहीं हैं, उनके टिफिन से खाना नहीं खाते हैं। तो अगर कोई ये बोल रहा है ना कि कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन अभी नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल गलत है। द ओनली पीपल, वही लोग बोलते हैं कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता जो अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन देखा ही नहीं होता ना, तो उन्हें लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है। तो आज भी होता है डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी आज भी प्रैक्टिस होती है जिसमें कि इलीगल हो गई है। हमारे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स, बी आर अम्बेडकर हों, पेरियार रामास्वामी हों, ज्योतिबा फूले हों, गांधी जी हों, बहुत सारे लोगों ने बहुत ट्राई किया कि कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन बंद हो जाए। बहुत हद तक बंद भी हुआ। सोसाइटी जो है अर्बनाइज हुई, अर्बनाइज का मतलब शहरीकरण हुआ। अब शहरों में कौन जॉब कर रहा है, किस पोजीशन पे कौन जॉब कर रहा है, उसकी क्या कास्ट है, कोई मैटर नहीं करता। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हुई। पहले क्या होता था कि पर्टिकुलर कास्ट के लोग पर्टिकुलर जॉब ही करेंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ लो लिख लो आप कोई भी जॉब कर सकते हो। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से, सोशल रिफॉर्मर्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं सोसाइटी में, लेकिन खत्म अभी भी नहीं हुई है। लोग अभी भी शादी करते हैं तो पर्टिकुलर कास्ट में ही करते हैं। अपर कास्ट लोग अभी भी लोअर कास्ट लोगों से शादी नहीं करने देते हैं। एंड इनफैक्ट अपने कास्ट में भी बहुत सारी चीज़ें, अपनी कास्ट में भी शादी करेंगे उसमें भी 75 चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी भी आप देखते हो कि कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन कोई ख़त्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर आप मिडिल क्लास जनता इंडिया की उठा के देखोगे तो आपको मेजॉरिटी मिडिल क्लास जनता जो है वो अपर कास्ट ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये अपर कास्ट लोग इतनी सदियों से इनके पास रिसोर्सेज रहे हैं। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जो ये देखते वक्त सोच रहे होंगे लेकिन मैम हमारे पड़ोस में ये हैं, उनका तो ऐसा है, उनका तो वैसा है। ये सारी चीज़ों को शांत करो पहले। एक्सेप्शंस हर जगह है, एक्सेप्शंस हर जगह है, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी का जब तुम देखोगे तो अभी भी जो पावर डायनेमिक्स हैं वो शिफ्ट नहीं हुए हैं। गली कुचों में आज भी जो लोअर कास्ट लोग हैं उन्हें ये तक नहीं पता उनके लिए रिजर्वेशन है, उनको नहीं, अभी तक पहुंच नहीं रहा है। हमने जब रिजर्वेशन चालू किया था हमने सोचा था कुछ सालों बाद हम बंद कर देंगे, लेकिन उसका रिजल्ट हमें आज तक नहीं दिख रहा, तो हम बंद कैसे कर दें? सो डेफिनेटली रिजर्वेशन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। कुछ कास्ट ग्रुप को एक्स्ट्रा पुश देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी में आज भी कास्ट के बीच पे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं हुआ है, और हमें जब तक ख़त्म नहीं होगा हम नहीं रुकेंगे, राइट। सो अब है बच्चा कास्ट हायरार्की इसे बोलते हैं। कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, दो चीज़ें हैं जो आपको इसमें डिस्कस करनी है। कास्ट इन पॉलिटिक्स का मतलब है कि पॉलिटिक्स में कास्ट को कैसे यूज़ किया जाता है, एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट का मतलब है कि कास्ट के अंदर कैसे पॉलिटिक्स की गंदगी बिछाई जाती है। तो पहले हम कास्ट इन पॉलिटिक्स कर लेते हैं। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स 4 तरीकों से की जाती है। पहला, जब पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को चूज़ कर रही होती हैं तो ये दिमाग में रखती हैं कि जिस जगह पे इलेक्शंस हो रहे हैं उस जगह में कौन सी कास्ट ग्रुप ज़्यादा मात्रा में, कौन सी कास्ट ग्रुप कम मात्रा में, तो वो नॉमिनेशन जो है अपने कैंडिडेट का उसी तरीके से करती है। दूसरा, जब वही पार्टीज मान लो जीत गई और गवर्नमेंट बना रही होती हैं तो वो सारी कास्ट ग्रुप को खुश करना चाहती हैं, तो चाहे कैसी भी पार्टी हो और कैसे भी लीडर्स हो, वो क्या करते हैं कि लीडर्स बनाते वक्त ध्यान रखते हैं कि अच्छा इस कास्ट ग्रुप को हमने ये मिनिस्ट्री दे दी, इस कास्ट ग्रुप को ये वाली दे देते, इस कास्ट ग्रुप को ये वाली देते, कि सोसाइटी में कभी ये ना हो कि भाई पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप आपसे नाराज़ हो गया, क्योंकि आपको तो जीतते रहना है, आपको तो अपने वोट बैंक को भरते रहना है। तो गवर्नमेंट बनाते वक्त आप डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को रखते हो।
तीसरा तरीका है, पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो ये बिल्कुल बैन है, लेकिन फिर भी हमारे देश में कास्ट के नाम पे वोट बटोरे जाते हैं कि भाई हम तो आपके कास्ट के, हमें जिता दोगे तो हम आपकी कास्ट के लिए बहुत अच्छा करेंगे। चौथा है कि सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट। अभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कुछ कास्ट ग्रुप को फेवर करती हैं, चाहे बोलें चाहे ना बोलें, और कुछ कास्ट ग्रुप को वो पीछे रखती हैं। लेकिन फिर भी सिर्फ कास्ट के नाम पे वोट मांग के हमारे देश में कोई जीता नहीं है आज तक, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, 1 पर्सन 1 वोट की पॉलिसी है। तो सिर्फ कास्ट के नाम पे वोट मांग के आप नहीं जीत पाते हो, क्योंकि हर कास्ट ग्रुप के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। मान लो मैं कास्ट ए से बिलोंग करती हूँ और मैं जिस शहर में खड़ी हुई हूँ इलेक्शन के लिए, वहाँ पे कास्ट ए ज़्यादा है, मैं कास्ट के नाम पे वोट मांग रही हूँ, लेकिन उस कास्ट में भी तो कई सारे लोग होंगे जिन्हें ये कास्ट के नाम पे वोट मांगना पसंद नहीं आ रहा। उस कास्ट के अंदर भी कई लोग होंगे जो गरीब होंगे, कई लोग अमीर होंगे, कई लड़के होंगे, कई लड़कियाँ होंगी, राइट। तो मैं जो वोट मांग रही हूँ वो एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही अपील करेगा, वो सारी कास्ट ग्रुप को अपील नहीं कर सकता। तो कभी भी कास्ट के नाम पे वोट मांग के कभी भी कोई इलेक्शन जीते, सिर्फ कास्ट के नाम पे इलेक्शन जीते नहीं गए हैं, आपको बहुत सारे पैतरे और लगाने पड़ते हैं। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। हमारे देश में ऐसी कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जिसमें हम बोल सके कि इस पर्टिकुलर जगह पे ना तो सिर्फ यही कास्ट रहती है और कोई कास्ट ही नहीं रहती है। तो एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि हर कैंडिडेट जो है वो पार्टी को जिताना चाहता है और सिर्फ कास्ट के बेसिस पे जीतना मुश्किल हो जाता है। तीसरा बात है, कास्ट के अंदर गरीब और अमीर लोग होते हैं और गरीब लोगों की जो डिमांड होती है वो अमीर लोगों से बहुत डिफरेंट होती है। तो आप कास्ट के नाम पर वोट मांगोगे तो फिर हो सकता है कि आप कास्ट के नाम पर जो वोट मांग रहे हो वो सिर्फ अमीरों को फोकस कर रहा है, गरीबों को नहीं फोकस कर रहा, तो आप नहीं जीत पाओगे। फिर भी कास्ट को वोट बैंक की तरह देखा जाता है बच्चा। ऐसा माना जाता है कि हम जब कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम ऐसे कैंडिडेट सिलेक्ट करें कि पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को पसंद आ जाए, पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को और पसंद आ जाए, इस टाइप का किया जाता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सेम कास्ट का 2-3 कैंडिडेट खड़ा कर देती हैं। अगर एक पर्टिकुलर जगह पे मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप ज़्यादा होती है तो उसी कास्ट से 2-3 कैंडिडेट खड़ा कर देती हैं कि भाई कैंडिडेट नंबर 1 नहीं समझ आएगा तो 2 तो पसंद आ जाएगा या 3 तो पसंद आ जाएगा, है ना। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MPs एंड MLA फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शन। अच्छा, कोई ये पूछे कि प्रूफ करो कि कास्ट के नाम पर सिर्फ वोट नहीं जीते जा सकते, इलेक्शन नहीं जीते जाते, तो तुम क्या बोलोगे? तुम पहले तो बोलोगे कि हर कास्ट के अंदर अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। आप कास्ट के नाम पे वोट मांग रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो कास्ट के सारे लोग आपको वोट दे दें। दूसरा, ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती है कि जहाँ पे सिर्फ एक ही कास्ट हो, बहुत सारी कास्ट होंगी ही होंगी। तीसरा, हर कास्ट के अंदर अमीर और गरीब अलग अलग तरीके के लोग होते हैं और दोनों की ज़रूरतों में बहुत डिफरेंस होता है। चौथा, कास्ट के नाम पे तुम वोट मांग के शायद एक बार जीत भी जाओगे, लेकिन अगर तुम सही काम नहीं करोगे तो तुम्हें अगली बार हरा दिया जाएगा। ये 4 पॉइंट्स तुम्हें पता होने चाहिए। तो क्लियरली कास्ट मैटर करती है बच्चा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कास्ट के नाम पे तुम जीत सकते हो, राइट। लेकिन वोट बैंक की तरह देखा जाता है। जब एक पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर मेंबर बना रही होती है तो वो मेंबर भी इसी तरीके से बनाती है कि भाई ये कास्ट ग्रुप का मेंबर बना दिया, ये कास्ट ग्रुप का बना दिया, ये कास्ट ग्रुप का बना दिया। तो ऐसे थोड़े बहुत पैतरे तो लगाए जाते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स एंड कास्ट। तो कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स को बहुत घुसाया जाता है। पॉलिटिक्स कैसे घुसाई जाती है? इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, इट इज़ द कास्ट दैट गेट पॉलिटिक्स। ये अगली तरीका है कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स को डालना। कास्ट एक ऐसी चीज़ है बच्चा जिसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी सोसाइटी में हो रहा है। अब तुमने उसमें पॉलिटिक्स भी डाल दी, तुमने उसमें गंदगी भी डाल दी, तो डेफिनेटली और ज़्यादा गंदगी मच जाएगी। तो पॉलिटिक्स कास्ट में 3 तरीके से डाली जाती है। पहला क्या होता है कि हर कास्ट ग्रुप सोचता है कि हम अपने आप को बड़ा बना दें। मान लो मैं कास्ट ग्रुप ए से बिलोंग करती हूँ, मेरे इस देश में सिर्फ 100 ही लोग हैं, बाकी कास्ट ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। कोई कास्ट ग्रुप है जिसमें 1000 लोग हैं, कोई कास्ट ग्रुप है जिसमें 2000 लोग हैं, मेरे कास्ट में सिर्फ 100 लोग हैं। तो मैं क्या करूँगी कि अपने से एक कास्ट ऊपर वाला या एक कास्ट नीचे वाले को अपना भाई भाई बनाने की कोशिश करूँगी कि भाई तेरे भी लोग मेरे में आ जाएं, तेरे भी लोग मेरे में आ जाएं, ताकि मेरा कास्ट का जो एक स्पेयर है वो बड़ा हो जाए। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा तुम्हारे पास पावर होगी बोलने की। तो हर कास्ट ग्रुप अपने से ऊपर वाली कास्ट और अपने से नीचे वाली कास्ट के साथ साथ मिलकर काम करना चाहती है, ताकि उसको डिमांड करने की जो पावर है वो ज़्यादा हो जाए। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स। और पॉलिटिक्स की वजह से सोसाइटीज़ में अलग अलग तरीके की कास्ट ग्रुप बन गई है। पहले तो चलो यही होते थे, ये जो कास्ट ग्रुप चल रहे आ रहे हैं ट्रेडिशनली वही हुआ करते थे। अभी तुम देख रहे हो कि डेमोक्रेसी की वजह से फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास में भी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, इस तरीके की चीज़ें आ गई हैं जिसने सोसाइटी को और ज़्यादा डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये चीज़ें हैं जिनसे कास्ट जो है पॉलिटिसाइज हो गई है। लेकिन फिर भी कास्ट के डिफरेंट रोल हैं। कुछ पॉजिटिव रोल हैं। कास्ट का पॉजिटिव रोल है कि हर कम्युनिटी को डेमोक्रेसी में बोलने की आज़ादी मिलती है। दलित कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलता है तो उनका भी डेमोक्रेसी में रोल बढ़ता है। कई सारी पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कास्ट के नाम पर अगर दंगे हो रहे होते हैं, कास्ट के नाम पर अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है तो उसे आगे रखते हैं। कास्ट के नाम पर जो अट्रॉसिटीज़ हुई हैं वो कम हो गई हैं। ये सब पॉजिटिव चीज़ें। लेकिन नेगेटिव चीज़ें भी यही हैं कि देश में बाकी कुछ भी हो रहा हो, कास्ट को
को इतना ज़्यादा सेंट्रल पॉइंट दे दिया जाता है कि देश की अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, हंगर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा होता, लोग सिर्फ कास्ट की बातें कर रहे होते हैं, बाकी सारे इंपॉर्टेंट इशूज से टेंशन जो है डाइवर्ट हो जाता है। और एक और पॉइंट है कि हेल्दी नहीं रहती है हमारी पॉलिटिक्स, कास्ट के नाम पे इतनी गंदगी फैला दी जाती है। पॉलिटिशियंस को तो सिर्फ चाहिए अपना वोट बैंक भरना, लेकिन वो इतनी गंदगी फैला देते हैं कि उसकी वजह से क्या होता है, सोसाइटी में दंगे होने शुरू हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रोल दोनों ही है बच्चा। एंड नाउ वी आर गोना गो टू पॉलिटिकल पार्टीज। चैप्टर बड़ा सिंपल सा है पॉलिटिकल पार्टीज का। पहले हमें मीनिंग पढ़ना है। क्या होता है भाई पॉलिटिकल पार्टीज? एक ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो साथ में आते हैं ताकि वो इलेक्शन में खड़े होकर सरकार बना सके। दोबारा से बोलो मेरे साथ, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ऐसे लोगों का झुंड जो साथ में आते हैं इलेक्शंस में खड़े होने के लिए ताकि सरकार बन सके। दुनिया में, देश में हमारे, या पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी उठा लो, कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जाने ना जाने, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को लोग जरूर जानते होते हैं। यही होती है डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी की ताकत। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि एक कौन बताओ पॉलिटिकल पार्टीज का, तो तुम बोल देना भाई पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से सोसाइटी में आ जाती है पार्टीसनशिप, यानी कि सोसाइटी बन जाती है भागों में। जैसे हम क्या होता है कि हम क्रिकेट टीम में भी क्या करते हैं कि भाई मुझे विराट कोहली पसंद है, मुझे तो सहवाग पसंद है, मुझे तो ये पसंद है, मुझे तो वो पसंद है, तो हम कभी कभी आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो सोचो पॉलिटिकल पार्टीज तो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है लोगों के लिए कि लोग अपनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं पा रहे होते हैं और फिर दूसरों की फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज को नीचा दिखा रहे होते हैं। इसलिए सोसाइटी अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स में बढ़ जाती है, जिसे आप बोलते हो पार्टीसनशिप, राइट। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टीज की कमी है। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहले होते हैं लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोग, जो बड़े बड़े नामी गिरामी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स होते हैं, उनको तुम ऑलरेडी जानते हो, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ये सारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, ये होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग पॉलिटिकल पार्टीज के। इनके हाथ में होती है सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर। फिर तुम जानते हो एक्टिव मेंबर पॉलिटिकल पार्टीज के वो मेंबर होते हैं जो लाइमलाइट में नहीं आते, जो मीडिया में जिनके तुम्हें नाम नहीं सुनाई देते, लेकिन ये लोग काम बहुत अच्छे से करते हैं। इनका ये होता है कि ये अगर 10-15 साल काम कर लेंगे तो शायद लीडर बन जाएंगे। तो ठीक है, हर इंसान पॉलिटिकल पार्टी का जो एक्टिव मेंबर होता है वो चाहता है वो किसी न किसी दिन लीडर बने। फिर होते हैं हम और आप जैसे लोग, जिन्हें पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्टर भी बोला जाता है, और इन सपोर्टर्स को तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है फॉलोअर, जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर नहीं होते हैं लेकिन किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं दूर दूर से, घर से बैठे, राइट। सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स। लीडर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्टिव मेंबर जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम कभी ना कभी लीडर बनेंगे, और फॉलोअर्स हम और आप जैसे सपोर्टर्स। अब पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े सारे फंक्शन होते हैं बच्चा। पता नहीं क्यों मैं 1 2 3 लिखती हूँ, ये ऐसे हो जाता है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ आपसे, मैं लिखती हूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला है पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन कि इलेक्शन में खड़े होंगे। भाई जैसे स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स खेलते हैं, पेंटर पेंट करता है, उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, इलेक्शन में खड़ी होती हैं। इलेक्शन में खड़ी हो गई तो गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करती हैं, गवर्नमेंट बना देती हैं तो आते हैं फंक्शन नंबर 2 पे। जब वो गवर्नमेंट बना लेती हैं तो आपके लिए प्रोग्राम्स और पॉलिसी बनाती हैं, कभी एजुकेशन पे, कभी पावर्टी पे, कभी अनएम्प्लॉयमेंट पे, ऑल ऑफ दैट। थर्ड उनका फंक्शन होता है डिसीजन मेकिंग। भाई ये जो हमारे लिए डिसीजन लिए जाते हैं, जो हमारे लॉज में जो चेंजेस आते हैं, वो कोई जुडिशरी थोड़ी करती है। नए लॉ बनाना और पुराने लॉज में चेंजेस करना किसके हाथ में होता है? एमपीज और एमएलएज के हाथ में होता है। ये एमपीज और एमएलएज कौन होते हैं? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के लोग कौन होते हैं? ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर ही तो होते हैं। तो ये हमारे बिहाफ पे हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सरकार चलाना। देखो सरकार क्या है? सरकार बेसिकली एक मैकेनिज्म है हमारे बिहाफ पे हमारे डिसीजन लेने के लिए। उस सरकार के जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते तो आप जीत नहीं सकते इलेक्शन में और आप सरकार बना नहीं सकते। बना सकते हो लेकिन आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मोस्टली लोग जो सरकार बनाते हैं वो होते हैं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर। फिर होता है रोल ऑफ ऑपोजिशन। हम गाली देते रहते हैं कि भाई ये ऑपोजिशन वाली पार्टी को ना और कोई काम ही नहीं है, रूलिंग पार्टी को गाली देती रहती है। भाई उसका काम ही यही है, ऑपोजिशन पार्टी का काम ही यही है कि रूलिंग पार्टी जो काम कर रही है उसको क्रिटिकल नजरों से देखे। कुछ अच्छा कर रही है तो भी उसमें कमी निकाले और कुछ बुरा कर रही है तो कमी निकाले ही निकाले, क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी सर पे चढ़ के नाचने लगेगी ना तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। छठा सबसे इंपॉर्टेंट काम है शेप पब्लिक ओपिनियन। कभी कभी क्या होता है कि देश में इतने सारे मुद्दे होते हैं कि जनता को इन मुद्दों के बारे में नहीं पता होता। भाई तुम हरियाणा में बैठे हो, तुम्हें क्या पता असम और नागालैंड में क्या चल रहा है? तो पॉलिटिकल पार्टीज और उनके मेंबर्स क्या करते हैं, देश में से ढूंढ ढूंढ के प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, जनता के सामने रखते हैं ताकि जनता का उनके ऊपर कोई ना कोई ओपिनियन बन सके। और 7वां पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ वो ये है कि कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के साथ लोगों की ऐसी रैपो बन जाती है कि लोग बैंक में जाने से पहले या इंश्योरेंस के ऑफिस में जाने से पहले 4 बार सोचते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर से अपना काम निकालने से पहले नहीं सोचते। तो एक गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक मैकेनिज्म का काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टी और उनके मेंबर्स। वो उन लोगों का काम करवा के दे देते हैं क्योंकि उनको जनता को खुश रखना है। उन्हें पता है जनता खुश नहीं देगी, अगली बार वोट नहीं देगी। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। नाउ बात आती है बच्चा नेसेसिटी की। तो डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं होंगी तो हर कोई इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा इंडिपेंडेंट तरीके से। इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट तरीके से आपसे प्रॉमिस करने लगेगा कि मुझे जिता दो, मुझे जिता दो, मैं ये करूँगा, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ तो होगा नहीं कि इस आदमी को जिता दिया तो फिर ये हमारे लिए काम करेगा कि नहीं कराएगा। पॉलिटिकल पार्टी से जब आप खड़े होते हो तो आपके पास फिर भी कोई प्रूफ होता है कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा है, इस पॉलिटिकल पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो ये कुछ ना कुछ अच्छा करके दे देगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब कोई भी खड़ा हो जाएगा और कोई भी जीत जाएगा तो देश कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता, डायरेक्शन लेस हो जाएगा, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा देश के फ्यूचर के लिए, राइट। तीसरा पॉइंट है कि वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन। मान लो हमारे जो देश की लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत की गवर्नमेंट है या म्यूनिसिपैलिटी की गवर्नमेंट है, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली नहीं होती हैं, लेकिन वहाँ पे भी लोग क्या करते हैं पता है, गाँव को ढेर सारे ग्रुप में स्प्लिट कर लेते हैं और हर ग्रुप से एक एक इंसान पंचायत में खड़ा हो जाता है। तो बेसिकली जहाँ पे हम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं भी ला रहे हैं देश की डेमोक्रेसी में, वहाँ पे भी लोग पॉलिटिकल पार्टीज की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। तो यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज किसी ना किसी तरीके से डेमोक्रेसी में नेसेसरी है ना। तो नेसेसरी में आपने पढ़े 3 पॉइंट्स, एक कैंडिडेट अगर इंडिपेंडेंट खड़े होंगे तो आपका फ्यूचर जो है अनसर्टन रहेगा, देश के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, और तीसरा जब हम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं भी रखते हैं तो लोग पॉलिटिकल पार्टीज की तरह ही बिहेव करते हैं। तो इससे अच्छा तो है कि देश की डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज हो जानी चाहिए। तो डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज इसीलिए आई हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, क्योंकि बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में आपको चाहिए होते हैं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन पे आप ट्रस्ट कर सको। आप एक इंडिविजुअल इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप नहीं देख सकते हो। इससे अच्छा है कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जब आपका कोई कैंडिडेट खड़ा मिलता है तो आप उस पर ट्रस्ट ज़्यादा कर पाते हो। अब तीसरा चीज़ आती है इस चैप्टर में बच्चा कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी में एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, लोगों के पास कुछ तो चॉइस होनी चाहिए, तभी आप उसे डेमोक्रेसी बोल पाओगे। वन पार्टी सिस्टम वाले बहुत सारे देश हैं जो ढोंग करते हैं डेमोक्रेसी का, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे एक ही होती है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसके चांसेस होते हैं जीतने के, और उसे हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। तो व्हेन ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी हैज़ द चांस टू विन द इलेक्शंस एंड रन द गवर्नमेंट एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, वी कॉल इट वन पार्टी सिस्टम। लाइक चाइना डज द ढोंग ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ नॉट डेमोक्रेसी। 2 पार्टी सिस्टम होता है जब एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज के इक्वल चांसेस होते हैं इलेक्शंस में जीतने के, जैसे कि यूएसए और ब्रिटेन। ऐसा नहीं है कि यूएसए में, अमेरिका में और ब्रिटेन में और पॉलिटिकल पार्टीज लिखी हैं, नहीं है, लेकिन मेजरली 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके अच्छे चांसेस होते हैं इलेक्शन में जीतने के। जैसे कि यूएसए में आप देखोगे तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है, बार बार जो है सरकार इन्हीं में से किसी की बनती है। फिर आते हैं तीसरे हम जैसे लोग, जैसे कि फ्रांस और इंडिया जैसी कंट्री जहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और जहां पे 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के अच्छे खासे चांस होते हैं इलेक्शन में जीतने के, राइट। उन्हें आप बोलते हो मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम में एक और चीज़ देखी जाती है, उसे बोलते हो गठबंधन की सरकार। मैं कई बार ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, गठबंधन की सरकार वो सरकार होती है जो यह 2 या 2 से ज़्यादा अधिक पॉलिटिकल पार्टीज गुट बना के, यानी कि अलायंस बना के जब गवर्नमेंट में जीतती हैं, इलेक्शन में जीतती हैं और गवर्नमेंट बनाती हैं, तो उसे कोलिजन की सरकार बोला जाता है। हमारे देश में 3 मेजर कोलिजन हैं बच्चा, 3 मेजर अलायंसेज हैं, एनडीए, यूपीए और लेफ्ट फ्रंट। एनडीए है बीजेपी वाला, यूपीए है कांग्रेस वाला, लेफ्ट है कम्युनिस्ट पार्टी वाला। चलिए अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि हमारे देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टी है। तो 750 से ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बच्चा, लेकिन सारी पार्टीज़ को हम रिकग्नाइज पार्टीज़ नहीं बोलते हैं। जैसे आप स्कूल में दाखिला लो तो आपको स्कूल के साथ एडमिशन फॉर्म तो भरना पड़ता है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने देश में इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड तो कराना पड़ता है। तो रजिस्टर्ड पार्टीज़ तो हमारे देश में 750 से ऊपर है, लेकिन उन 750 के 750 बच्चों में से सारे बच्चे तो टॉपर नहीं बनते ना। उसी तरीके से उन 750 पार्टीज़ में से सारी पार्टी स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी नहीं बनती, लेकिन जब वो स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी बन जाती हैं तो इलेक्शन कमीशन उन्हें रिकग्नाइज मानने लगता है, उन्हें एक पर्टिकुलर इलेक्शन का चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है जो सिर्फ उसी पार्टी को मैटर करता है। जैसे कि आप बीजेपी का कमल का फूल जो देखते हो, वो कमल का फूल कोई और नहीं यूज़ कर सकता चुनाव चिन्ह के तरह, वो जो बीजेपी का एक रिकग्नाइज पार्टी है तो उसे एक पर्टिकुलर सिंबल हमने दे दिया है, राइट। तो स्टेट पार्टी बनने का अलग क्राइटेरिया है, सेंटर पार्टी बनने का अलग क्राइटेरिया है। बच्चा स्टेट पार्टी को ही रीजनल पार्टी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। स्टेट पार्टी बनने के लिए आपको 2 स्टेप पूरे करने पड़ते हैं। एक तो आपको स्टेट के इलेक्शन में 6% टोटल वोट जीतने पड़ते हैं स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि स्टेट की विधानसभा में। दूसरा 2 सीटें जीतनी पड़ती हैं आपको, विंस एटलीस्ट 2 सीट्स, तब जाके आप स्टेट पार्टी बनते हो। नेशनल पार्टी बनने के लिए या तो आप 6% वोट जीत लो लोकसभा इलेक्शन में, क्योंकि आप नेशनल पार्टी की बात करो तो जनरल इलेक्शंस की बात करोगे, या फिर किसी 4 स्टेट्स के इलेक्शन जीत लो, किसी 4 स्टेट्स की विधानसभा जीत लो, या फिर 6% वोट जीत लो लोकसभा में से, इनमें से कोई एक चीज़ करनी है। और सेकंड स्टेप तो करना ही करना है, लोकसभा में 4 सीट्स आपकी होनी चाहिए, तब जाके आप नेशनल पार्टी बनते हो। हमारे देश में 8 नेशनल पार्टीज है बच्चा। रीजनल पार्टीज यानी कि स्टेट पार्टीज हमारे पास बहुत सारी हैं, आपको रीजनल पार्टीज इतनी ज़्यादा नहीं पढ़नी है जितनी नेशनल पार्टीज बननी है। तो जल्दी से हम नेशनल पार्टी नंबर 1 से शुरू करते हैं, जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का बहुत ही सुंदर सा चुनाव चिन्ह है, 3 पत्तियों वाला तिरंगे वाला फूल बना हुआ है और नीचे घास बनी हुई है। 1998 में ये पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी थी। ये पॉलिटिकल पार्टी कई बार बंगाल में जीत गई है, अभी भी बंगाल में चल रही है। बंगाल और बंगाल के आसपास वाले रीजन में इसकी अच्छी पकड़ है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
नेक्स्ट इज बच्चा बहुजन समाज पार्टी। बहुजन का मतलब होता है बच्चा, बहुजन का मतलब होता है अदर जन। तो बहुजन समाज पार्टी जो है दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ट्राइबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और ओबीसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ज़्यादा ध्यान देती है। 1984 में बनी थी, काशीराम जी के नेतृत्व में बनी थी। उसके बाद इसकी बहुत बड़ी लीडर रही हैं मायावती जी। और बहुजन समाज पार्टी जब बनी थी तो ये जो हमारे देश के सोशल रिफॉर्मर हुए हैं जैसे कि पेरियार रामास्वामी, महात्मा गांधी, साहू महाराज, भीमराव अम्बेडकर जी, उन लोगों की आइडियोलॉजीज पे बनी थी। ऑप्रेस सेक्शन को ज़्यादा भाव देती है। भाव देने का मतलब है ऑप्रेस सेक्शन के इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करती है। उत्तर प्रदेश में ये पार्टी कई बार जीत चुकी है। उत्तर प्रदेश और आसपास वाले इलाकों में इसकी अच्छी पकड़ है, जैसे कि एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड एक्सेट्रा। राइट, लोकसभा 2019 के इलेक्शन में इसने 3.63% वोट जीते थे। ये जो लास्ट वाली लाइन है इस पर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो नीले रंग के फ्लैग पे व्हाइट रंग का हाथी है बच्चा, याद रखना। देन वी हैव भारतीय जनता पार्टी, इसे सब लोग जानते हैं आजकल। भारतीय जनता पार्टी में आप जानते हो कमल का फूल बना होता है। 1980 में जब ये पार्टी बनी थी तो इसका नाम भारतीय जनता पार्टी रखा गया था, लेकिन इसकी जो पेरेंट पार्टी है उसका नाम था जनसंघ। जनसंघ 1951 में ही बन गई थी, बाद में इसे रीनेम करके भारतीय जनता पार्टी बोल दिया गया था। दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय आइडियोलॉजी पे बेस्ड थी ये पार्टी। ये पार्टी दो चीज़ों में विश्वास रखती है, एक हिंदुत्व जिसे कल्चरल नेशनलिज्म भी बोला जाता है, एक यूनिवर्सल सिविल कोड। दोनों ही चीज़ों पर ये निरंतर काम करती हुई आई है जब से जीती है। और ये पार्टी 1998 में पावर में आई थी और अब जो है इस पार्टी की पकड़ बढ़ती ही जा रही है इंडियन सोसाइटी में। देन वी हैव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, काफ़ी पुरानी पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह है लाल रंग का झंडा, उसके ऊपर किसानों के लिए बना हुआ है एक हसुआ। किसान जो है इससे फसल काटते हैं और पीछे फसल बनी हुई है। 1925 में बनी थी। कार्ल मार्क्स और लेनिन, वाल्डेमार लेनिन की आइडियोलॉजीज पे बनी थी। ये पार्टी जो है वर्किंग क्लास के लिए ज़्यादा काम करती है, फार्मर्स और गरीब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए ज़्यादा काम करती है, डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है, पार्लियामेंट में विश्वास रखती है। जो भी स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे कम्युनिज्म ज़्यादा चलता है वहाँ पे पार्टी देखने को मिलती है, जैसे कि केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, थोड़ा बहुत पंजाब में भी देखने को मिलती है। इस पार्टी में से एक पार्टी निकल के आई थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। इस पार्टी के अंदर स्प्लिट हो गया था बच्चा 1964 में, तो बनी थी सीपीआईएम। इसका चुनाव चिन्ह जो है वो सिर्फ वर्कर्स वाला है। पहले वाली का चुनाव चिन्ह फार्मर ओरिएंटेड है, इसका चुनाव चिन्ह जो है वर्कर वाला है। ये थोड़ी सी और रैडिकल पार्टी है। ये सेकुलरिज्म, इंपेरियलिज्म के साथ साथ थोड़ी सी रैडिकल चीज़ों में विश्वास रखती है। देश में सोशल और इकोनॉमिक बेसिस पे जस्टिस होना चाहिए, इसमें विश्वास रखती है। देन वी ऑल्सो हैव, ये भी वहीं देखने को मिलती है जहाँ पे सीपीआई देखने को मिलती है। देन वी हैव नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये देश की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज़ में आती है। 1885 में बनी थी और ये पार्टी सेकुलरिज्म में विश्वास रखती है, पार्लियामेंट में विश्वास रखती है, डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है। पहले प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे वो इसी पार्टी से आए थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू जी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है खुला हुआ हाथ। रूलिंग पार्टी रही है 1977 तक सेंटर में। इस पार्टी का बहुत दबदबा हुआ करता था। धीरे धीरे इस पार्टी की जो पकड़ है देश में कम होती जा रही है। राइट, देन वी हैव, इस पार्टी से स्प्लिट हुआ था बच्चा 1999 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्प्लिट होकर एक पार्टी बनी थी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस में देखा गया है कि एक ही खानदान के लोग जो हैं बार बार उस पार्टी के चेयरपर्सन बन जाते हैं। जिन लोगों को ये बात नहीं पसंद थी, ये डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं पसंद था, उन लोगों ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बना ली थी। चुनाव चिन्ह बनाया था तिरंगे से बनी हुई अलार्म क्लॉक। महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर और असम में इस पार्टी की पकड़ है, लेकिन ये पार्टी जो है लोकसभा इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा वोट लेके नहीं जीती थी और धीरे धीरे अपनी पार्टी को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी के सेकुलरिज्म में, इक्विटी पे, सोशल जस्टिस पे, डेमोक्रेसी में, फेडरलिज्म में इनका विश्वास है। बहुत हद तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह ही काम करती है, थोड़ी बहुत चीज़ें इसकी डिफरेंट है। देन वी ऑल्सो हैव बच्चा स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टीज का मतलब होता है रीजनल पार्टी। सो 1990 से पहले क्या होता था, सेंटर और स्टेट में सेम तरीके की पार्टी जीता करी थी। 1990 के बाद ये जो ट्रेंड है चेंज हो गया। अब अगर आपको कोलिशन की सरकार बनानी है तो आपको स्टेट पार्टीज के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, गठबंधन बनाना पड़ेगा। तो इससे क्या है, स्टेट पार्टीज को रिकग्निशन भी मिला है और साथ में देश का फेडरलिज्म भी बहुत हद तक सुधरा है। सो दिस हैज डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू फेडरलिज्म ऑल्सो एंड डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री ऑल्सो। मीजो नेशनल दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी, ये वो पार्टीज है जिनकी एक स्टेट में अच्छी पकड़ होती है, नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होती हैं। राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये सब स्टेट पार्टीज़ में आती हैं। स्टेट पार्टीज़ को अगर नेशनल पार्टी बनना है तो नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। एक सेकेंड दो, मुझे लग रहा है कि बाहर रोशनी कम हो गई है, तो मैं ज़रा देख लूँ कि लाइट जलाने की ज़रूरत है क्या। थोड़ा सा लाइट जला लेते हैं।
ठीक है। तो स्टेट पार्टीज़ में आपको सिर्फ इतना ही याद करना है बच्चा कि स्टेट पार्टी में यही आएगा कि स्टेट पार्टीज़ का 1990 से पहले क्या हश्र था और बाद में क्या हश्र है। देन अब बात करते हैं पार्टी के चैलेंजेस की। तो पार्टीज़ को भी कई सारे चैलेंजेस इंडियन डेमोक्रेसी में फेस करने पड़ते हैं। पहला चैलेंज है कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती, पार्टीज़ के अंदर खुद की मीटिंग्स नहीं होती, जो मेंबर्स होते हैं उनके नाम रजिस्टर्ड नहीं होते, और पार्टी के अंदर जो लीडर्स होते हैं वो अपनी मनमानी करते रहते हैं, एक्टिव मेंबर्स की कोई बात ही नहीं सुनता है। तो ये लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है कि देश की डेमोक्रेसी को तो तुम क्या ही संभालोगे, तुम्हारी पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी थोड़ी मेस्ड अप है। दूसरा है डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब कि एक ही खानदान के जो लोग होते हैं वो पार्टी में बार बार इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठते रहते हैं, बाकी के पार्टी के मेंबर्स चाहे जितने मर्जी अच्छे हों उन्हें पार्टी के चेयरपर्सन या पार्टी के लीडर बनने की अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है। थर्ड इज ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। पार्टीज जीतने के लिए इस हद तक गिर जाती हैं कि कभी कभी किन्हीं किन्हीं गुंडों को हायर कर लेती हैं या फिर किन्हीं किन्हीं कॉर्पोरेट से बहुत सारा पैसा उठा लेती हैं ताकि वो अपने जीतने के चांसेस को बढ़िया कर सकें। भाई कॉर्पोरेट से पैसा उठाएंगे, इलेक्शन कैंपेनिंग में पैसा इन्वेस्ट करेंगी, गुंडों को हायर करेंगी, वो डरा धमका के आपके लिए वोट ले आएंगे। तो मसल और मनी पावर का मतलब है कि गुंडों और कॉर्पोरेट्स को हायर करना जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए। लास्ट है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस टू वोटर्स। आजकल की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब सेम बातें करती है। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है वहाँ पे भी सारी पार्टी सेम बातें करती हैं, वही रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे वोट मांगना। तो हमें जो है अच्छी अच्छी चॉइसेस नहीं मिल पाती और इसी से वोटर्स का थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। तो इन चीज़ों को हमने सुधारने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें हैं जो हमने करके दिखाई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी है। जो करके दिखाई हैं उसमें हमने किया है एंटी डिफेक्शन लॉ। पहले क्या होता था, पार्टी का मेंबर एक पॉलिटिकल पार्टी से जीत जाता था, बैठे बैठे पार्टी चेंज कर लेता था। तो हमने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया कि मतलब अगर आप एक पार्टी से टिकट लेके बैठे हो, पार्लियामेंट में बैठे हो, विधानसभा में बैठे हो, तो जब तक आपका वो टर्म पूरा नहीं हो रहा तब तक आप पार्टी नहीं चेंज कर सकते। अगर आप पार्टी चेंज करोगे तो आपको आपकी सीट छोड़नी पड़ेगी। दिस इज नोन एज डिफेक्शन। और इसके अगेंस्ट जो लॉ बनाया था हमने, उसे हमने बोला एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर आप पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बन रहे हो इलेक्शन में तो आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस है, उन सबका आपको एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा ताकि जनता को पता तो हो कि जिसे वो वोट देने जा रही है वो कोई क्रिमिनल तो नहीं है या वो कोई बहुत ज़्यादा अमीर आदमी तो नहीं है जो अपने पैसे लगा के जीतने की कोशिश कर रहा है ना। तीसरा है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। पहले सिर्फ कैंडिडेट की इनकम टैक्स रिटर्न मांगी जाती थी, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी इनकम टैक्स रिटर्न मांगी जाती है ताकि हमें पता चले कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। कहने की बात है, इतना सब करने के बाद भी हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ इतने चंट हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से जो हैं गलत चीज़ें करते हैं। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि हम थोड़ा जागरूक हों, पॉलिटिक्स को एक गंदी तरह से देखने के बजाय पॉलिटिक्स को एक ऐसे मैकेनिज्म की तरह देखें कि हम देश की डेमोक्रेसी को सुधार सकते हैं। हम और आप हमेशा सोचते हैं इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, लेकिन कभी कोई ये नहीं बोलता कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है। तो हमें भी पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए क्योंकि पॉलिटिक्स साफ तब तक नहीं होगी जब तक हम अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। तो हमें अवेयर रहना है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुली आंखों से देखना है। ये नहीं कि भाई रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे वोट मांग लिए तो यही मेरी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है। नहीं, खुली आंखों से देखना है क्योंकि देश किसी एक रिलीजन या एक कास्ट या एक इंसान का नहीं होता है। देश बहुत सारे लोगों के पीस से बनता है बच्चा। अगर आप ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडाज़ में आप कोई कमी देखना बंद कर दोगे तो फिर देश में डेमोक्रेसी बिल्कुल जो है नष्ट हो जाएगी। तो हमें आपको आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं, बाकी देश की डेमोक्रेसी बढ़िया चलेगी। ठीक है। लास्ट चैप्टर है बच्चा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब क्या डेमोक्रेसी का आउटकम अच्छा आता है कि बुरा आता है। तो इस चैप्टर में हम दोनों ही पैरामीटर्स पे डेमोक्रेसी को जज करते हैं, अच्छी चीज़ों पे भी जज करते हैं, बुरी चीज़ों पे भी जज करते हैं। तो पहली बात तो डेमोक्रेसी को हम जब भी बोलते हैं, कई जगह हमारी एनसीईआरटी में लिखा है दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पर इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी से अच्छा दुनिया में कुछ है नहीं। इसका मतलब ये है कि हाँ, 100 साल पहले अगर आप देखो तो दुनिया में डेमोक्रेसी नहीं होती थी। आज आप देखो हर जगह डेमोक्रेसी इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि डेमोक्रेसी ने कुछ अच्छा करके दिखाया है और वो अच्छी चीज़ें यहाँ पे लिस्ट डाउन है। वाई इज डेमोक्रेसी ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड बेटर फ्रॉम व्हाट? मोनार्की से अच्छी है, डिक्टेटरशिप से अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि डेमोक्रेसी लोगों को इक्वालिटी देती है। मोनार्की और डिक्टेटरशिप में किसी को इक्वालिटी नहीं मिलती है। डेमोक्रेसी जो है लोगों को डिग्निटी देती है। आपके खिलाफ कोई हार्म होगा आप पुलिस के पास जा सकते हो, आपके खिलाफ कुछ गलत होगा आप सरकार का दरवाजा खटखटा सकते हो, जुडिशरी का दरवाजा खटखटा सकते हो। तो आपके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैकेनिज्म है। तीसरा, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है। डेमोक्रेसी में सबकी बातों को साथ लेके जिया जाता है। बेशक इसलिए हो कि अगर आप लोगों के ओपिनियंस को पीछे छोड़ दोगे तो लोग आपको वोट देना बंद कर देंगे, लेकिन फिर भी किसी भी वजह से सही, लेकिन लोगों के डिसीजन मेकिंग पावर में उनकी बातों को सुना जाता है। तो डिसीजन की जो क्वालिटी आती है वो डिक्टेटरशिप, जहाँ पे डिक्टेटर जो चाहे वो करता है, जैसे कि हिटलर या राजा महाराजा जो भी चाहे वो करते हैं, उससे अच्छी क्वालिटी आती है। चौथा, कॉन्फ्लिक्ट। अगर दो सोसाइटी में, दो रिलीजन के बीच में, दो कास्ट के बीच में, लड़का और लड़की के बीच में कोई भी तरीके का
कॉन्फ्लिक्ट हो गया दो स्टेट के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, तो उसे कैसे रिजॉल्व करना है, संविधान होता है डेमोक्रेसी में, और संविधान में लिखा होता है कि उस झगड़े को कैसे सुलझाया जाएगा। लास्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी में अगर मिस्टेक हो भी जाए, मान लो आपने कोई ऐसा लॉ बना दिया जो लोगों को नहीं पसंद आया, तो उस लॉ को चेंज करने का, गलतियों को सुधारने का एक मौका होता है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिर भी हर जगह डेमोक्रेसी जो है अच्छा नहीं करती है। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटमेट पैरामीटर पे पहले हम देखते हैं डेमोक्रेसी कैसे करती है, फिर हम बाकी पैरामीटर्स पे देखेंगे। तो क्वेश्चन सिंपल आएगा बच्चा, या तो तीनों चीज़ें एक साथ पूछ ली जाएंगी, या पूछा जाएगा हाउ इज डेमोक्रेसी अकाउंटेबल, प्रूफ। तो मैंने क्या किया है कि आपको अलग अलग तरीके से दे दिया। पहले तो मैं ये बता देती हूँ अकाउंटेबिलिटी होता क्या है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिबल होना। जैसे मैं बोलूँ कि आप अपने रिजल्ट के लिए खुद अकाउंटेबल हो, मतलब कि आपके पेपर में कितने मार्क्स आएंगे उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो ना। एक टीचर आपको रिस्पॉन्सिबल है अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, एक बच्चा रिस्पॉन्सिबल है अच्छे से पढ़ने के लिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिमिलरली, क्या हम डेमोक्रेसी को एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं? द आंसर इज यस, रिस्पॉन्सिबल हम बोल सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मन में आया कि भाई कल से प्रजा पे टैक्स बढ़ा दे तो प्रजा पे टैक्स बढ़ा दिया, नहीं। एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। करेक्ट प्रोसीजर से अगर डिसीजन नहीं लिया गया तो वो डिसीजन मान्य नहीं होता है। दूसरा, डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होती है। जैसे हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है उसके बारे में आपको पता चलता रहे। आपके लिए डिसीजन लिया गया है तो क्यों लिया गया है, और लिया गया है तो इससे क्या नतीजा निकलेगा, वो सब आपको पता चलता रहे। इसे ट्रांसपेरेंसी बोला जाता है। मतलब कि ट्रांसपेरेंट क्या होती है? ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है जिससे आप आर पार देख सकते हो। तो उस साइड गवर्नमेंट है, इस साइड सिटीजन है, अगर आप देख पा रहे हो आर पार तो उसे ट्रांसपेरेंसी बोला जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा होती है, लेकिन डेमोक्रेसी में भी ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया गया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में बनाया गया था, और उससे हम क्या करते थे कि आरटीआई फाइल करके सरकार से किसी भी डिसीजन के बारे में सवाल पूछ सकते थे। हमें अपना नाम और एड्रेस देने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इतनी सारी आरटीआईज हैं जो हमारी करंट सरकार छुपाए बैठी है। हम आरटीआई फाइल करते रहते हैं, सरकार जो है हमें जवाब देती ही नहीं है। जो आरटीआई का जवाब देने का मन होता है देती है, जिसका नहीं मन होता है नहीं देती है। तो ट्रांसपेरेंसी बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल 100% नहीं है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, डेमोक्रेसी अकाउंटेबल इसलिए भी बोली जा सकती है क्योंकि लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में। लोग जो है अपने बाकी किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता ना। राजा का जो मन करता है वो राजा डिसीजन ले लेता है, डिक्टेटर का जो मन करता है डिक्टेटर डिसीजन ले लेता है। यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने फेवरेट लीडर्स को पार्लियामेंट में या विधानसभा में बिठाते हो, वो लीडर्स आपके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। तो क्या एक तरीके से तो डिसीजन आपने ही लिया, आपकी बात तो मानी गई ना। और इलेक्शन होते रहते हैं, अगर आपको सरकार पसंद नहीं आई, लीडर पसंद नहीं आए, तो आप सरकार चेंज कर दो। पब्लिक डिबेट होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, फ्री एंड फेयर और रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यही बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में जो सरकार है वो अकाउंटेबल होती है, और अगर सिटीजन्स डिसअपॉइंट होते हैं सरकार के काम से तो वो उन्हें बदल सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, एक सेकेंड, लेकिन इसमें भी आधा पक्का है बच्चा। हम जब डेमोक्रेसी पढ़ते हैं सिविक्स में तो हम आइडियल केस सिनारियो पढ़ रहे होते हैं। दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी इंक्लूडिंग इंडिया की डेमोक्रेसी कभी भी आइडियल नहीं रही है। तो डेमोक्रेसी जब आप पढ़ते हो और जब डेमोक्रेसी को आप देखते हो तो दोनों में हमेशा अंतर होता है। जैसे इंडिया की भी डेमोक्रेसी उठा के देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें लोगों के सामने आती ही नहीं है। हम इतना सारा टैक्स देते हैं, उसमें से कितना टैक्स लीडर्स की जेब में जाता है हमें कभी पता ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ओपन फोरम पे पब्लिक डिबेट्स में आती ही नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी की कमी है, फेयरनेस की कमी है, बट बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी बेटर है। देन क्वेश्चन ये आएगा कि क्या डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिव है? रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि आपके साथ कुछ हुआ और आपने उस पर रिएक्ट किया। रिएक्शन का मतलब रिस्पॉन्स है, राइट? तो हाँ, डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जनता कुछ भी बोलती रहे, कुछ नहीं होता। लोग तो कब से बोल रहे थे ना लुई द 16 को कि भाई टैक्स कम कर दे, टैक्स कम कर दे। लुई द 16 ने तो टैक्स नहीं कम किया। लेकिन डेमोक्रेसी में जब लोग कुछ बोलते हैं तो गवर्नमेंट उनको अटेंशन देती है और गवर्नमेंट जो है वो करके दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन डेमोक्रेसी करप्शन फ्री नहीं होती बच्चा। लोग कब से बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी में करप्शन नहीं होना चाहिए, फिर भी आप इंडिया की डेमोक्रेसी उठा लो, चाहे यूएस की डेमोक्रेसी उठा लो, चाहे बेल्जियम की डेमोक्रेसी उठा लो, दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसी भी उठा लोगे, वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि जनता फ्रस्ट्रेटेड है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी जेब में पैसा भरे जा रहे हैं और पॉपुलेशन की डिमांड्स को वो इग्नोर किए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिव बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन 100% रिस्पॉन्सिव नहीं है, करप्शन फ्री नहीं है। नॉन डेमोक्रेसीज के मुकाबले कम करप्ट है, बट 100% करप्शन फ्री नहीं है। थर्ड इज कि क्या डेमोक्रेसी को तुम लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हो? लेजिटिमेट का मतलब होता है जायज़।
जायज़ ना जायज़, बॉलीवुड मूवीज़ में तुमने बहुत सुना होगा जायज़ ना जायज़। जायज़ का मतलब होता है वो चीज़ें जिसमें तुम्हारी मंजूरी होती है, जिसमें अगर तुमसे पूछ के अगर मैं तुम्हारा बर्थडे केक ला रही हूँ तो वो बर्थडे केक लेजिटमेट है। अगर मैं तुमसे बिना पूछे तुम पे कुछ चीज़ थोप रही हूँ तो वो चीज़ जो है इलेजिटमेट है। तो डेमोक्रेसी क्या जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि डेमोक्रेसी लोगों की खुद की सरकार है। लोग अपने लीडर्स को खुद चूज़ करते हैं, वही लीडर्स जाके गवर्नमेंट बनाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि तुमने किसी ए पर्सन को वोट दिया और जिताया, लेकिन पर्सन बी आके गद्दी पे बैठ गया कि हाँ हाँ ठीक है लोगों ने जिसको भी जिताया उसे साइड हटाओ, गद्दी पे तो मैं ही बैठूंगा। ऐसा तो नहीं होता। तुम अपने लीडर्स खुद चुनते हो, वही लीडर्स गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी लेजिटमेट है, क्योंकि वो लोगों की ही सरकार होती है। इट इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन चचा हमें बोल के गए थे। तो डेमोक्रेसी अगर लेजिटमेट नहीं होती तो दुनिया में डेमोक्रेसी आती क्यों? जब भी एक सरकार में ऑटोक्रेसी को या मोनार्की को या डिक्टेटरशिप को ख़त्म किया गया है तो उसके बदले लाया क्या गया है? उसके बदले हमेशा डेमोक्रेसी लाई गई है। तो अगर डेमोक्रेसी लेजिटमेट नहीं होती तो दुनिया में डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा फैली हुई क्यों होती? लोग उसे एक्सेप्ट क्यों कर रहे होते? एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब कि वो जायज़ है। ठीक है, चलिए जी। दूसरा पैरामीटर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्या डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है? हाँ जी होती है। क्या मोनार्की से ज़्यादा होती है? हाँ जी, मोनार्की से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम देश के डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज़ को उठाते हैं और दुनिया के डेमोक्रेसी वाली कंट्रीज़ को उठाते हैं तो हमें दिखता है कि डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा थोड़ी सी डेमोक्रेसी से ज़्यादा होती है। क्योंकि देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ इस पर डिपेंड नहीं करता कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है कि पॉपुलेशन का साइज़ क्या है। भाई लोग जितने होंगे उतना इकोनॉमी को ग्रो करना मुश्किल होगा। ग्लोबल सिचुएशन क्या है? अगर देश बाकी देशों से बना के नहीं रखता है तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। बाकी देशों से बना के रखनी पड़ेगी, अच्छे रिलेशंस रखने पड़ेंगे, कोऑपरेशन रखना पड़ेगा बाकी कंट्रीज से। तो इन तीनों पैरामीटर पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और जब हम डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को हम जब कंपेयर करते हैं, चाहे वो अमीर डेमोक्रेसी को अमीर डिक्टेटरशिप से करें या गरीब डेमोक्रेसी को गरीब डिक्टेटरशिप से करें, तो हमें दिखता है कि डिक्टेटरशिप में हमेशा ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसके रीज़न है बच्चा, क्योंकि डिक्टेटरशिप में एक ही इंसान जो हो रहा होता है वो डिसीजन ले रहा होता है। डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं कि सबके इंटरेस्ट को और ज़रूरतों को साथ लेके चलते हैं, तो डिसीजन जो है बहुत लेट आता है। क्वालिटी अच्छी आती है लेकिन वो लेट आता है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि एक ही इंसान को डिसीजन लेना, वो झटपट डिसीजन ले लेता है। तो सही टाइम पे सही डिसीजन आपने ले लिया है, अगर डिक्टेटर इतना अच्छा है कि सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया है, तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी पीछे छूट जाती है और डिक्टेटरशिप आगे निकल जाती है। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। एक तो हुई इकोनॉमिक ग्रोथ, एक हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद वो जो देश में डेवलपमेंट हो रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो गरीबों में बट रहा है कि अमीरों में बट रहा है। तो बात ये है कि चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे डिक्टेटरशिप हो, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रहती है। देश अमीर होता है लेकिन उसका इक्वल लेवल पे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं। रिच और पुअर के बीच का जो डिवाइड है वो बढ़ता जाता है। देखो, हम बोलते हैं डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होती है, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होती है, लेकिन बच्चा वो इक्वालिटी होती है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी डेमोक्रेसी 100% देती है, सबको वोटिंग का हक होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इकोनॉमिक इक्वालिटी वो ट्राई करती है देना, लेकिन डेमोक्रेसी से हो नहीं पाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी भी करप्शन फ्री नहीं है। डेमोक्रेसी में भी क्या होता है, जो बॉटम ऑफ द सोसाइटी होती है, जो सबसे गरीब लोग होते हैं, उन तक इकोनॉमिक ग्रोथ का असर आता ही नहीं है, और जो अमीर होते हैं वो और अमीर बनते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं। तो आइडली डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक भी, लेकिन प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने में थोड़ा सा पीछे छूट जाती है। ये फोटो भी यही दर्शाती है कि जो छोटा सा पिज्ज़ा है वो देश के 50% जनता खा रही है, दुनिया की 50% जनता खा रही है, और पूरा पिज्ज़ा दुनिया के 2% लोग खा रहे हैं। यानी कि जो दुनिया के अमीर लोग हैं उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, दुनिया के जो गरीब लोग हैं उनके पास कम रिसोर्सेज हैं, और ये तब है जब दुनिया में मोस्टली कंट्रीज डेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट पैरामीटर इज बच्चा, इज डेमोक्रेसी गुड फॉर प्रमोटिंग डिग्निटी। क्या डेमोक्रेसी सोशल डिग्निटी प्रमोट करती है? हाँ जी, करती है। राजा महाराजा के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, डेमोक्रेसी में आप बोल सकते हो। आपके पास हार्मनी वाली लाइफ होती है, आप किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, सोसाइटी में ये ट्राई तो किया जाता है कि आपके सोशल डिवीजन को अकोमोडेट किया जाए, आपकी नीड्स को अकोमोडेट किया जाए, और बाई चांस अगर दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के मैकेनिज्म ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। तो सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करती है डेमोक्रेसी। वरना पहले तो क्या होता था पता है, मान लो राजा का कोई पर्टिकुलर रिलीजन है तो राजा उसी रिलीजन के लोगों को देश में रखता था, बाकी रिलीजन के लोगों को देश से बाहर निकाल देता था। अब ऐसा नहीं होता, डेमोक्रेसी में सोशल ग्रुप्स को अकोमोडेशन मिलती है और कुछ मैकेनिज्म बनाए जाते हैं कि अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो भी गया है तो उस झगड़े को किस तरीके से सुलझाया जाए। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, चाहे वो मोनार्की हो चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, वहाँ
वहाँ पे सोशल डिफरेंसेस को हैंडल नहीं किया जाता, वहाँ पे सोशल डिफरेंसेस को मार मार के पीछे कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अब आप बोल रहे होगे मैम कहाँ होता है ऐसा, सोशल डेमोक्रेसी में तो सिर्फ मेजॉरिटी सरकारों को, मेजॉरिटी को ही हम हमेशा बोलते हैं डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी पीपल। हाँ, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी पीपल, लेकिन हम उस मेजॉरिटी का ना मतलब भूल जाते हैं बच्चा। देखो बच्चा, मेजॉरिटी का मतलब क्या है? मेजॉरिटी का मतलब है जो लोग ज़्यादा संख्या में हैं। तो एक तो होता है, अगर आप ये नज़रिया रख रहे हो कि देश में कौन सी रिलीजियस माइनॉरिटी है, मतलब मेजॉरिटी है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि कौन से रिलीजन के लोग देश में ज़्यादा हैं। अगर मैं बोल रही हूँ कौन सा कास्ट ग्रुप है हमारे देश में जो मेजॉरिटी में है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि कौन से कास्ट के लोग हमारे देश में ज़्यादा हैं। लेकिन जब हम डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी की बात करते हैं तो हमारा मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ मेजॉरिटी रिलीजन या मेजॉरिटी कास्ट ग्रुप के साथ अच्छा करेंगे, बाकी लोगों के साथ बुरा करेंगे। हमारा ये मतलब होता है कि हम मेजॉरिटी जो वोटर्स हैं, अब वो वोटर किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी लैंग्वेज के हो सकते हैं, जो मेजॉरिटी वोटर्स ने जिससे सरकार बनाई है उसकी सरकार बनती है, उसमें तो कोई भी आ सकता है। तो डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी परमानेंट नहीं होते हैं। आज आप मेजॉरिटी में हो क्योंकि आपने जिसे वोट दिया था उसने सरकार बना ली, कल आप माइनॉरिटी में आ सकते हो, इट डजेंट मैटर आप कौन से कास्ट और कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हो। तो यू गेट माई पॉइंट कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो वोटिंग के आधार पर होता है, वो रिलीजन या कास्ट इस सब के आधार पर नहीं होता है। और अगर उसके बाद भी मान लो आप मेजॉरिटी वोटर में आए और मेजॉरिटी वोटर की सरकार बन गई, है ना, पार्टी नंबर ए और पार्टी नंबर बी दोनों खड़े हुए इलेक्शंस में, आपने पार्टी नंबर ए को वोट दिया, पार्टी नंबर ए जीत गई। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर वो पार्टी नंबर ए अपने ही वोटर्स का भला करेगी, भला तो वो दोनों का करेगी, ए का भी करेगी, बी का भी करेगी। तो रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट मीन कि सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए अच्छा किया जाएगा। अगर कहीं ऐसा हो जाता है, जैसे श्रीलंका में ऐसा हो गया था कि सिन्हाला की गवर्नमेंट बनी और सिन्हाला लोगों ने सिर्फ सिन्हाला लोगों का ही भला करना शुरू किया, तो फिर हम उसे उस टाइम पे ट्रू मेजॉरिटी नहीं बोलते, तब सिविल वॉर ही होगी। अदरवाइज मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दो चीज़ें हैं। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे नहीं होती, वोटिंग के आधार पे होती है। और नो मैटर मेजॉरिटी कम्युनिटी ने किसे जिताया है, मेजॉरिटी वोटर्स जिसे जिताते हैं वो भला सबका करते हैं, दे डोंट जस्ट रूल फॉर द मेजॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। तो क्या डेमोक्रेसी में डिग्निटी एंड फ्रीडम दी जाती है? हाँ जी। राजा के सामने बोल के दिखाओ, राजा बिहेड करवा देगा, डिक्टेटर के सामने बोल के दिखाओ, डिक्टेटर मरवा देगा, राइट। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी दुनिया में आई ही इसलिए थी क्योंकि लोगों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, लोगों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी थी। लोग अपनी रिस्पेक्ट के लिए, फ्रीडम के लिए, पॉलिटिकल हक के लिए ही तो डेमोक्रेसी को दुनिया में लेके आए थे। तुम हिस्ट्री में यही तो पढ़ते हो। तो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी आज इन प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी देती हैं, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी आई ही इसी बेसिस पे थी कि लोगों को पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहिए। डेमोक्रेसी फ्रीडम देती हैं, डिक्टेटरशिप मोनार्की में फ्रीडम नहीं मिलता। डेमोक्रेसी आपके आत्मसम्मान की रक्षा करती हैं। आपके खिलाफ किसी ने कुछ गलत बोल दिया है, पुलिस के पास जाओ। आपको किसी ने मारा पीटा है, पुलिस के पास जाओ। क्या है ये? दीज आर मैकेनिज्म्स विच आर देयर इन द डेमोक्रेसी टू प्रोटेक्ट योर डिग्निटी। अब इसके दो एग्जाम्पल्स है बच्चा। एक औरतों का केस देखते हैं। पहले औरतों के साथ बहुत कुछ गलत होता था, आज भी औरतों के साथ बहुत कुछ गलत होता है। पहले औरतों के साथ जब गलत होता था तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि ये गलत है, ये सही है। क्यों? क्योंकि पहले डेमोक्रेसी नहीं थी दुनिया में, तो आपको पता ही नहीं था क्या लीगली करेक्ट है, क्या लीगली इनकरेक्ट है। औरतों के साथ बुरा आज भी हो रहा है, चाहे पहले से कम हो रहा हो चाहे ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन जब औरतों के साथ गलत होता है तो एटलीस्ट सोसाइटी को पता होता है कि ये गलत है, क्योंकि लीगली हमें पता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। क्यों? डेमोक्रेसी में ही तो ये संविधान का कॉन्सेप्ट है ना, जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या क्राइम है और क्या क्राइम नहीं है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, है ना। द वंस इन द प्रिंसिपल इज रिकग्नाइज, इट बिकम्स ईजियर फॉर वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ एक्सेप्टेबल लीगली एंड मॉरली। और क्योंकि अब हमें पता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत है कि नहीं, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, है ना। अब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, मान लो मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ जहाँ पे मेरे काउंटर पार्ट को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं क्योंकि वो आदमी है और मुझे कम पैसे मिल रहे हैं, तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा तो सकती हूँ कि मुझे कम पैसे मिल रहे हैं। पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं। पहले तो अगर मुझे कम पैसे मिल रहे थे राजा के राजपाट में, तो मैं किससे जाके बोलूँ? राजा अगर अच्छा है तो सुन लेगा, राजा अगर बुरा है तो राजा नहीं सुनेगा। लेकिन अब तो लीगल इश्यूज़ हैं, अब तो मेरे प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को मेरी बात सुननी है कि नहीं सुननी है उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे संविधान में लिखा है कि ये गलत है, तो मैं जाके दरवाज़ा खटखटा सकती हूँ। सेम कास्ट के बेस पे, ऐसा नहीं है कि कास्ट के बेस पे पहले इनइक्वालिटीज़ नहीं होती थी। पहले इनइक्वालिटी होती थी, अत्याचार होता था कास्ट के बेस पे, तो लोगों को पता ही नहीं था कि ये सही है कि गलत है। अब लोगों को एटलीस्ट पता तो है ये सही है गलत है, तो लोग गलत करने से पहले भी 4 बार सोचते हैं, और जिनके साथ गलत हो रहा होता है उनको भी पता होता है कि अब गलत हुआ है तो हम पुलिस के पास जा सकते हैं। तो दिस मीन्स दैट डेमोक्रेसी इज डेफिनेटली
हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंथ बच्चा, एंड इसी में से आएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। बाकी जो लास्ट का एक पैराग्राफ है उसमें से कभी क्वेश्चन आता नहीं है। सो आई होप यू एंजॉय दिस क्लास एंड दिस वाज अ क्विक रिविजन। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। याद रखना कि अगर आपको फुल फ्लेजेड चाहिए एक्सप्लेनेशन, सो आप इस चैप्टर का सामने शुभम पाठक टाइप करके ढूंढ सकते हैं। 1 घंटे में आपको पर्टिकुलर चैप्टर की फुल फ्लेजेड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। दिस वॉज जस्ट फॉर योर रिविजन, इसलिए थोड़ा सा भगा के मैंने कराया है ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। होमवर्क क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। क्लास 11th और 12th में भी मैं आपके देने वाली हूँ साथ। सो या, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।